पता है एकल ऑन व्हील। एकल ऑन व्हील का जो प्रकल्प है, जिसमें एक बस के अंदर कंप्यूटर्स 24 सीटर कंप्यूटर लगा करके के आदिवासी इलाकों में गांव-गांव में दूर दूर तक प्रशिक्षण दिया जाता है। उसकी एक विवेचना, उसका एक असेसमेंट का कार्यक्रम था। तो मुझे इनके साथ करण जो आदिवासी का क्षेत्र है झारखंड में, उसमें जाने का मौका मिला मुझे। जब उसमें गए तो रांची में जब वापस आए तो एकल आरोग्य और ग्रामोत्थान का जो प्रकल्प थे उनको देखा। डॉक्टर मुकुल भाटिया इस कार्यक्रम के संचालक, इन्होंने बीड़ा किया हुआ है, आगरा से ही, फिरोजाबाद से है। इन्होंने पूरा जीवन इस संघ कार्य में आदिवासी क्षेत्रों में, वो मणिपुर और ये पूर्व था केवल आदिवासी इलाकों में। हमें लगा कि भारत का हर तीसरा व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी ना किसी रोग से पीड़ित है और हर पांचवा व्यक्ति गंभीर रोग से पीड़ित है। चिंताजनक स्थिति है। ये सिर्फ सीमित आदिवासी इलाकों तक नहीं रहना चाहिए। ये जो सुदूर गांव के जो क्षेत्र हैं, जिन गांवों में चिकित्सा की व्यवस्था तो दूर, चिकित्सा की जानकारी तक नहीं है, और जो हमारी जो आयुर्वेदिक पद्धति है उसकी जानकारी पहले समाज में काफी हुआ करती है। मुझे याद है कि मेरे माता पिता भी पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन जितनी भी हमारी प्राकृतिक औषधियां हैं उनकी जानकारी उस समय पूरी हुआ करती थी और हर इलाज वो लगभग घर में कर लेते थे। हमने इसको बिल्कुल खो दिया और इस जानकारी का अभाव का कारण ही रहा कि हर पांचवा व्यक्ति देश का किसी न किसी गंभीर रोग से पीड़ित है। इसकी आवश्यकता को हमने समझा और मुकुल जी को से आग्रह किया कि ये प्रकल्प आगरा में भी और आगरा के आसपास के क्षेत्रों में, अपने क्षेत्रों में भी चलना चाहिए। और ये आज है जब इस प्रकल्प की आगरा में शुरुआत हुई, मतलब सीकरी में और अकमालपुर में 2 संच चल रहे हैं। एक नंदगांव में, तीसरा संच जो क्षेत्र में चल रहा है। इस क्षेत्र, इसमें 30 पूरी प्रक्रिया किस तरह से चलता है, किस तरह से काम किया जाता है, किस तरह से सेविकाएं तैयार की जाती हैं, कैसे उनको और कहां से कहां तक उनके पास सुविधाएं उपलब्ध है, किस तरह से ट्रेनिंग की व्यवस्था है। अभी मेडिकल कॉलेज में भी उनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई थी। ये सारे प्रकल्प पर जानकारी डॉक्टर मुकुल रखेंगे। मैं सिर्फ इसकी प्रस्तावना देना चाहता था कि आगरा में क्यों, कैसे शुरुआत की गई, कितनी इसकी गंभीरता है, कितना जरूरत है। और आगरा को इस वर्ष राष्ट्रीय अधिवेशन का सौभाग्य मिला है कि 2 दिन का कन्वेंशन रहेगा। 15 और 16 अक्टूबर को काफी लोग आ चुके हैं। अभी यूथ हॉस्टल में रह रहे हैं। करीब 300 से ऊपर डेलीगेट इसमें सारे राज्यों से आने वाले हैं। जो इसकी ट्रस्ट फाउंडेशन है उसके ट्रस्टीज भी कलकत्ता से भी हैं, बेंगलोर से भी हैं, गुजरात से भी हैं, मुंबई से भी हैं और ट्रस्टीज भी यहाँ आने वाले हैं। मैं भी एक नेचर जो ट्रस्ट है इसका ट्रस्टी भी हूँ। मैं बहुत बहुत आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। ये जो एक ऐसा प्रकल्प है जिसकी हर व्यक्ति को जरूरत है और टेलीमेडिसिन के माध्यम से हम किस तरह से अमेरिका से बैठे हुए सुदूर गांव तक अच्छी से अच्छी मेडिकल व्यवस्था को दे सकते हैं। आज बहुत आवश्यक नहीं है कि हमको वहीं तक पहुंचना हो। अमेरिका के जो इलाज है वो भी यहाँ हो सकते हैं। सिर्फ उनको दोनों को कनेक्ट करने की जरूरत है। सही
मार्ग दिखाने की जरूरत है। इस साथ में इस उद्देश्य से इस आरोग्य प्रकल्प की जो बहुत विस्तार अभी इसको दिया जाना है, उस उद्देश्य से इसको आगरा में एडमिशन होने जा रहा है। आगे की प्रक्रिया क्या हो रहा है, कैसे प्रक्रिया चल रही है, अभी तक कितनी शाखाएं हैं, कहाँ हैं, ये डॉक्टर मुखर्जी। हम सब लोगों ने बहुत वर्षों पूर्व ही इस क्षेत्र को अपना कार्य क्षेत्र चुना और अब देश के 14 राज्यों तक हमारे 53 संच, एक संच का अर्थ है 30 गांव। इस प्रकार से 30 गांव में पूर्व से शुरू करें तो असम, बंगाल, उड़ीसा, दक्षिण झारखंड, उत्तर झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ब्रज प्रदेश, महाकौशल, मध्य भारत, राजस्थान, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, इन प्रदेशों में अपने प्रकल्प शुरू हो चुके हैं। अब इसके पश्चात अगला विस्तार तमिलनाडु और तेलंगाना में करने की योजना अगले वर्ष के यानी जो फाइनेंशियल ईयर है मार्च तक करने की है। अब ये प्रकल्प है क्या? वास्तव में इसकी परिकल्पना आज से 22 वर्ष पूर्व आसाम के जो चाय बागान हैं वहां पर प्रारंभ हुई। उस समय अरुणाचल प्रदेश में मैं कार्य कर रहा था और उस समय एकल अभियान का ये कार्य नया पूर्वोत्तर में पहुंचा था। तिनसुकिया और डिब्रूगढ़ के चाय बागानों में कार्य करने वाली जो महिलाएं थी, उन महिलाओं में से कुछ महिलाओं को चुनकर उनके प्रशिक्षण आरोग्य सेविका के रूप में वहां शुरू किए गए। हमारे कार्य का केंद्र था बीमारियों की रोकथाम और उसके साथ साथ वनौषधि चिकित्सा और फर्स्ट एड। शुरू में केवल इतना ही किया था। धीरे धीरे इसमें बहुत सारी चीजें जुड़ी, मेडिकल कैंप्स होने शुरू हुए और उसके बाद फिर कुपोषण के ऊपर कार्य प्रारंभ हुआ और इसलिए इसमें एनीमिया जुड़ा महिलाओं का विशेष रूप से और बच्चों का कुपोषण। इतने सारे क्षेत्रों के कार्य प्रारंभ होने के बाद इसको अखिल भारतीय स्वरूप दिया गया और सन 15 तक आते आते इसके एक निश्चित स्वरूप खड़े हो गए, जिसको हमने नाम दिया आरोग्य रिसोर्स सेंटर, ARC। ये ARC 30 विलेजेस के क्लस्टर्स हैं जो आज मैंने अभी बोला 53 के संख्या में सारे देश में चल रहे हैं। अब इन क्लस्टर्स के साथ साथ एक नया आयाम आज से 4-5 वर्ष पहले जुड़ा, जिसका की नाम था टेलीमेडिसिन। जिस समय ये प्रारंभ हमने किया, इसके प्रयोग उड़ीसा में शुरू हुए, झारखंड में शुरू हुए। चिकित्सकों का घोर विरोध था कि ये हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ऑनलाइन सलाह देना पाप है। एलोपैथिक डॉक्टर्स की एक परिकल्पना थी कि ऐसी ऑनलाइन देंगे तो किसी दिन हमको जेल में जाएंगे। परंतु वही जेल जब कोरोना आया तब चिकित्सकों की समझ में आया कि यही हमारा जीवन है, क्योंकि उस टाइम में सिवाय इस माध्यम के दूसरा कोई रास्ता ही नहीं था। अपने घर में बैठकर अगर वो चिकित्सा नहीं करेंगे और मरीज के सामने बैठेंगे तो खुद मरीज जैसे ही हो जाएंगे। इसलिए उस समय में इसकी सरकार को भी जरूरत महसूस हुई और पहली गाइडलाइन 2020 की फरवरी में आई, जब मोदी जी को ये कल्पना आई कि अब तो ये संकट जो है सारे देश में फैलने ही वाला। और जब वो गाइडलाइन आ गई तब हमको ताकत मिल गई। हमने जो 3 वर्ष के अंदर झारखंड और उड़ीसा में काम किया था, उसको हमने डंके की चोट पर और सारे देश में फैलाने की ये प्रतिज्ञा की। और उसी का परिणाम है कि जैसे ही कोरोना 2 वर्ष का समय समाप्त हुआ, हमारे सारे कार्यकर्ता अब इस टेलीमेडिसिन के माध्यम से गांव-गांव तक पहुंचने के लिए पूरी ताकत लगा के काम कर रहे हैं। आपको लगेगा कि आपने तो अपना शायद जो मिशन था उसकी डायरेक्शन ही चेंज कर दी, आप चिकित्सा में उतर आए। ऐसा नहीं है। आज भी टेलीमेडिसिन के माध्यम से कोई चिकित्सा नहीं की जा सकती।
जो ये दंभ करता हो उसको ये स्पष्ट हो जाना चाहिए कि टेलीमेडिसिन या ऑनलाइन चिकित्सा दुनिया में कभी ना संभव थी ना कभी होगी। अरे डॉक्टर जब तक हाथ नहीं पकड़ेगा मरीज का तब तक उसकी समझ में कैसे आएगा कि क्या किया जा सकता है। केवल इतना किया जा सकता है, रिलीफ दिया जा सकता है। पहली चीज ये समझाया जा सकता है मरीज को कि तुमको क्या करना चाहिए, बीमारी से कैसे बचना चाहिए, और साथ साथ साधारण जो बीमारियां होती हैं उसके इलाज उससे संभव हैं। परंतु जब इमरजेंसी आ जाएगी, जब सर्जरी की जरूरत होगी, तब तो डॉक्टर चाहिए। परंतु यही टेलीमेडिसिन का जो नेटवर्क बनता है, जिसमें मेडिकल कॉलेज के लोग शामिल होते हैं, जिसमें बड़े बड़े हॉस्पिटल शामिल होते हैं, हमारे साथ जुड़ते हैं, तो हमारे गांव से उन रोगियों को नगरों में पहुंचने के लिए, उचित स्थान पे जाने के लिए जहां उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, ऐसा एक नेटवर्क बन जाता है। उस नेटवर्क के माध्यम से वो उचित स्थान पर पहुंच जाते हैं, वहां उनका सही इलाज हो जाता है, एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता। मैं ये शब्द इसीलिए प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि ये शब्द आज मेडिकल वर्ल्ड के साथ बहुत सारे लोग जोड़ते रहते हैं। वो सही हो या गलत हो मैं इसकी चर्चा में नहीं जा रहा हूं, परंतु ये शब्द जुड़ता है, तो इसलिए ये नेटवर्क इस पर काम करता है। हाथ नहीं देखेगा डॉक्टर तब तक कैसे होगा? आजकल आप जैसे पुराने लोग रहेगा जो हाथ देख के देखते, आजकल तो नए लोगों पर जारी डॉक्टरी करती। आपने बहुत सही कहा। मैं इसीलिए अपनी बात को थोड़ा 5 मिनट में पूरी कर देता हूँ। दूसरी चीज, आपने जो बात कही बहुत सही कही, परंतु इसमें हमने जो प्रकल्प जब हमने शुरू किए और इसके साथ आगे बढ़े, तो आपने जो बात कही वो बात बिल्कुल ध्यान में आई कि हमको पैथोलॉजी भी इसके साथ जोड़नी चाहिए, तब हमारा प्रकल्प ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। और इसीलिए पोर्टा क्लिनिक करके हमने पोर्टेबल पैथोलॉजी इसको शुरू किया। मैं इसकी बहुत चर्चा इसलिए नहीं कर रहा, अपने पास समय कम है, आपके पास भी समय कम है, तो अगर कोई पूछना चाहेगा तब हम इसमें विस्तार में चर्चा कर सकते हैं। उसमें एक चलती फिरती पैथोलॉजी लैब एक बाइक के ऊपर रख के हमारी 5 आरोग्य सेविका, अभी हमने भी वो प्रकल्प अभी पूरा किया है सोनभद्र जिले में, जहाँ वनवासी क्षेत्र है, वहाँ के म्योरपुर नाम के ब्लॉक में ये प्रकल्प अभी हमने 1.5 वर्ष का कंप्लीट किया। मोबाइल है आपका, मोबाइल पैथोलॉजी में जी। तो इस तरह से डॉक्टर्स को डायग्नोसिस करने में जो आज की पद्धतियां हैं उसकी सुविधा भी नहीं है। परंतु ये ध्यान रहे, ये रिप्लेसमेंट वनौषधि चिकित्सा का नहीं हो सकता, और इसलिए हमने वनौषधि चिकित्सा को फर्स्ट प्रायोरिटी दी। आगरा में भी जब काम शुरू हुआ तो उसके बाद कोरोना के हटते ही यहाँ जो ग्वालियर रोड के ऊपर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज है, श्रीमान भदौरिया जी को आप सब लोगों में से बहुत सारे जानते होंगे जो चलाते हैं, उनके सहयोग से प्रशिक्षणों की एक लड़ी शुरू हो चुकी है। और हमारे यहाँ की जो फतेहपुर सीकरी, जैसा भाई साहब ने कहा कि हनुमानपुर में काम चलता है, मथुरा में काम चलता है, नंदगांव में, तो ये सब सेविकाओं का प्रशिक्षण वहाँ शुरू हो चुका है। और उसके साथ साथ वनौषधि उद्यानों को डेवलप करना, इसको भी आयुष मंत्रालय की सहायता से हमने जगह जगह शुरू कर दिया है। और ये कार्य झारखंड से शुरू करके असम तक बहुत ही अच्छी रूप में प्रारंभ हो चुका है। सेविकाएं इतनी सक्षम हो चुकी हैं पिछले 6-7 वर्षों में कि वो कठिन से कठिन रोगों का जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स इलाज करते हैं, वैसी स्वयं घर में बनाई हुई दवाइयों के द्वारा, हम ब्रांडेड मेडिसिन को आयुर्वेद की भी प्रमोट नहीं करते, तो उसके द्वारा वो इलाज करते हैं। तो इस प्रकार से हम मैंने एक आपके सामने जनरल स्वरूप रखा। बीमारियों की रोकथाम के लिए जो प्रयास हैं वो लगातार जारी हैं। हर घर के अंदर मॉस्किटो बॉर्न डिजीज रोकने के लिए सोलफिट बनने चाहिए, पानी गांव में ना कलेक्ट हो, अंडरग्राउंड वाटर नीचे जाए और वो रिफर्बिश भी हो, इसके प्रयास। कंपोस्ट पिट के द्वारा गांव में फैली हुई जो डिग्रेडेबल वेस्ट है उसके द्वारा खाद बने। इसके साथ साथ जो टॉयलेट्स आज गवर्नमेंट बनवा रही है वो यूजेबल हों और लोग उसको यूज करें। और चौथा, जो पानी है उसको किसी ना किसी प्रकार से ट्रीटमेंट करके पिए, उसको पोर्टेबल बनाएं। वो पोर्टेबल वाटर नहीं होता है, ये समझें। और उसके लिए सिंपल फिल्टर्स चारकोल के तैयार करने की विधियां और उसके बनाए हुए फिल्टर्स का यूज, ये भी सारे देश के अंदर हमने प्रचलित किया है। ये एकल अभियान क्या है? जी, एकल अभियान के सारे प्रकल्प। एकल अभियान एक अखिल भारतीय संस्था है जो कि झारखंड में आज से
35 वर्ष 89 में प्रारंभ हुई थी शिक्षा को गांव में प्रचलित करने के लिए, क्योंकि उस समय शिक्षा की स्थिति बहुत खराब थी देश में। और गांव-गांव के अंदर वहीं के एक गांव की महिला को या पुरुष को टीचर बनाकर उसके द्वारा वहाँ पर और एक 30-35 बालकों का एकल विद्यालय ये शुरू किए गए थे, और वो आज देश के अंदर 1 लाख गांव तक पहुंच चुके हैं। शायद आपको इसकी जानकारी होगी। और 2018 का सरकार ने भी जो गांधी शांति पुरस्कार है वो एकल अभियान को दिया था। उसी का ये एक विंग है आरोग्य फाउंडेशन ऑफ इंडिया, और उसके जो फील्ड में काम करने वाले हम जैसे चिकित्सक हैं, कार्यकर्ता हैं, उन सब लोगों का जो संगठन है उसी के अंतर्गत एकल आरोग्य प्रकल्प के नाम से काम करता है। मैं समझता हूँ अमरीश जी इसके आगे जी धन्यवाद सर। आदरणीय भाटिया जी ने हम लोगों को इस प्रकल्प की चलने वाली गतिविधियों के विषय में अवगत कराया। आपका कोटि धन्यवाद। आगे मैं निवेदन करना चाहूँगा श्रीमान सतीश गुप्ता जी, जो ये कार्यक्रम आयोजित है, इस कार्यक्रम के विषय में विस्तृत जानकारी आप सबों को इस कार्यक्रम से संबंधित प्रदान करेंगे। आदरणीय सतीश गुप्ता जी। सभी को नमस्कार। 2 बिंदु रखने के बाद 2 या 3 मिनट में आगे की बात करूँगा। हम जैसे लोग डॉक्टर नहीं हैं, समाज में आप जैसे आप लोग थोड़ा ज़्यादा सक्रिय हैं, हम लेते हैं हेल्थी वेल्थ। तो यहाँ समझ में आया कि यदि व्यक्ति हेल्दी रहेगा तो उसके गरीब होने की संभावना घट जाएगी, यानी उसका खर्चा जो फालतू होता है बीमार होने पर उसे बचेगा। तो हेल्थी वेल्थ वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझ में आया है। दूसरा एक और आया, पिछले कुछ दिनों में बहुत जवान लोगों की मौतें बहुत हो रही हैं, वो फिट हैं लेकिन हेल्दी नहीं है। इन दोनों कामों पर ये काम कर रहा है आरोग्य फाउंडेशन, अगर मुझे लगा, इसलिए हम जैसे लोग भी मुकुल भाटिया जी के माध्यम से इस काम को कर पा रहे हैं। अब मूल विषय जो हमारा 15-16 तारीख का कार्यक्रम है, देश भर के लगभग 300 कार्यकर्ता इसमें आ रहे हैं। उनका चयन उसी स्तर पर किया गया है कि यदि 53 जो हमारे संच हैं, हर संच से लगभग 2 लोग आएंगे, जिसमें सेफ का जो बेसिक हमारे कार्यकर्ता हैं वो आएंगे। 31 में से 1 का चयन किया है। उनकी जो सुपरवाइजरी जो यूनिट है, संयोजक बोलते हैं, तो 3 संयोजक होते हैं, उनमें से 1 आएगा। तो इस प्रकार लगभग 106 के लगभग संख्या होती है। उसके बाद जो उनका सुपरवाइजरी अपना जो कार्यकर्ता है, जो प्रवास करते हैं अखिल भारतीय स्तर पर, संघ स्तर पर, संघ से ऊपर जो है हमारा कोऑर्डिनेटर होते हैं, उससे ऊपर संभाग है, संभाग से ऊपर हमारे प्रभाग, और उससे ऊपर हमारे अखिल भारतीय टोली, जितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनके प्रभारी। तो इस प्रकार मिलके लगभग 250 के लगभग लोग होंगे, जिनमें समितियाँ यानी जो समाज के लोग भी जिन काम को देख रहे हैं, लगभग 70 के लगभग वो लोग होंगे। तो इस प्रकार हमारे लगभग 300 के बीच में डेलीगेट्स आएंगे। कल से आना प्रारंभ हो गया है, काफ़ी लोग आ चुके हैं। आज शाम तक लगभग 90% लोग आ चुके होंगे। हम लोग 16 तारीख को आज उनका आगमन है, शाम को 6 बजे इसी हॉल में एक परिचयात्मक बैठक और उनको 2 दिन के कार्यक्रम की विस्तृत सूचना देंगे। कल प्रातःकाल 9 बजे से हमारे सत्र प्रारंभ हो जाएंगे। जो कुछ वो लोग काम कर रहे हैं उनको पता लगे पूरे देश में क्या काम हो रहा है। अपना काम तो सबको मालूम है, लेकिन पूरे देश में जो काम हो रहा है वो सबके अलग अलग सत्र चलेंगे। पूरे दिन में 5 सत्र होंगे और शाम को एक औपचारिक रूप से उद्घाटन कार्यक्रम कल है, जिसमें माननीय मंत्री जी, आयुष मंत्री जी ने भी आने की सहमति दी है। RSS के काफ़ी सीनियर प्रचारक हैं, दिनेश जी, जो कभी यहाँ के विभाग प्रचारक रहे, प्रांत प्रचारक रहे, वो आएंगे। माननीय बड़े दिनेश जी जिनको क्या कहा जाता है। और 16 तारीख को हमारा शाम को 2 बजे समापन कार्यक्रम है। जिस प्रकार सत्र 15 तारीख को चलेंगे दिन भर, उसी प्रकार 16 तारीख को दिन भर सत्र चलेंगे। समापन कार्यक्रम में जो इस विश्वविद्यालय में जो नए VC आई हैं, उन्होंने अपनी सहमति दी है कि वो इस कार्यक्रम में आ जाएंगी। तो इस प्रकार हमारा 15-16 तारीख का कार्यक्रम है। 16 तारीख को उन लोगों को आगरा के जो गुरु का ताल या जो भी ऐसे स्थान हैं ऐतिहासिक, उनको दिखाएंगे। 17 तारीख को उनको मथुरा वृंदावन के मुख्य मंदिर और सायंकाल
शायद आगरा के कुछ और ऐतिहासिक स्थान दिखाते हुए उनको सत्रह के जाना प्रारंभ हो जाएगा और 18 तक सभी लोग चले जाएंगे। इस प्रकार हम लोगों ने इस प्रकार की एक योजना बनाई है कि उनको जो कुछ वो काम किए हैं उसका आपस में इंटरेक्शन के माध्यम से हो जाए और साथ ही साथ उनको आगरा और ब्रिज मंदिर की कुछ झलकियाँ दिखाई जा सकें। धन्यवाद। हमें लगे ये कि जो देश भर में जो आप लोगों का आरोग्य फाउंडेशन काम कर रहा है उसकी जानकारी यहाँ दी जाएगी। उनकी जानकारी एक्शन की है, उन लोग आपस में भी करेंगे। सेवक और सेविकाओं को चयन किया गया है, उनको यहाँ आमंत्रित किया गया है। तो आगे उनको किस तरह से चलना है, किस तरह से अपने कार्य को विस्तार देना है, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम अलग अलग सेशंस अलग अलग जो भी होंगे उन सेशंस के माध्यम से उनको अपग्रेड किया जाएगा ताकि वो जो पूरी अपनी जितने भी संख्या में ये सेविकाएं काम कर रही हैं उनको आगे उनके स्तर को सुधारा जाएगा। डॉक्टर अब आगे मैं निवेदन करूंगा अपने एकल आरोग्य प्रकल्प के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर समी कालरा जी, जो अहरनिश इस काम में हम सबों के साथ सहयोग करके पूरी व्यवस्था को संचालित करा रहे हैं। आपसे निवेदन है कि आप आज तक की आयोजन की तैयारी की स्थिति क्या है, आगे हम किस तरह इसको संपन्न करने वाले हैं, इस विषय में हम सबों को पूर्ण रूप से अवगत कराएंगे। आदरणीय डॉक्टर समी कालरा जी। मीडिया बंधुओं का हार्दिक स्वागत। ये सब जानते हैं कि मीडिया एक सशक्त माध्यम है जो बात को समाज तक पहुंचाता है और इस अधिवेशन का उद्देश्य भी यही है कि यहाँ पर होने वाली हर गतिविधि आपके माध्यम से जनता तक पहुंचे ताकि उसको ये पता चले कि आरोग्य क्या कर रहा है। 250 प्रतिनिधि आ चुके हैं, 300 की आने की संभावना है, जिसके लिए इस ऑडिटोरियम में कल से कार्यशाला शुरू होगी नंबर 1, जिसमें लेक्चर्स होंगे और उनसे ये जानकारी ली जाएगी कि जो वो फील्ड में काम कर रहे हैं उसमें उनको क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं और वो क्या क्या काम कर रहे हैं। क्योंकि पूरे हिंदुस्तान से लोग आएंगे, आपस में इंटरेक्शन होगा। 13 राज्यों के प्रतिनिधि यहाँ पर स्टॉल लगाएंगे जो गांव में वो काम कर रहे हैं, जैसे वन औषधि का स्टॉल है, पेड़ों का है, खान पान का है और जो औषधियाँ वो बनाते हैं उसका भी यहाँ पर प्रदर्शन होगा। उनकी जो कार्यशैली है वो भी यहाँ पर प्रकट होगी पोस्टर्स के माध्यम से कि वो कैसे काम कर रहे हैं। लगभग यहाँ पर 12 स्टॉल की व्यवस्था की गई। केस स्टडी भी बताएंगे आप? जी, केस स्टडी होगी ना? वो यहाँ पे डिस्कस होगा। वो यहाँ पे जो हमारे टीचर्स जो फील्ड में काम किया है, फील्ड में आउटपुट निकल के आया, क्या उनका रहा एनालिसिस, वो सारा वो भी होगा। यस, बिल्कुल बिल्कुल। मैं हिंदुस्तान नेटिव मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि कल दिन भर चलने वाली गतिविधियों में आप समय समय पर आएं और हॉल के अंदर बैठकर देखें कि क्या चल रहा है, ताकि आपको इसके बारे में पूरी चीज बहुत स्पष्ट हो जाएगी और वो जनता तक जाएगी। तो हम आरोग्य मीन्स कि बीमार होने से पहले अपने को स्वस्थ कैसे रखा जाए उस पर चर्चा। गांव के अंदर जो संसाधन है उसका कैसे उपयोग किया जाए। जैसे अभी पाटिया साहब ने बताया कि गांव में हॉस्पिटल बहुत अच्छी तरह स्थिति में नहीं है, इलाज की सुविधा उपलब्ध है, तो ऐसी स्थिति में वहां पर वो इमरजेंसी कैसे उसको करें, हम उस पर चर्चा करेंगे। और अब सवाल जवाब के लिए मैं आप सबको आमंत्रित करता हूँ। डॉक्टर राकेश गुप्ता जी जो हमारे बीच में अमेरिका से आए हुए हैं, थोड़ी सी वो भी अपनी बात कहेंगे। आप सुबह 9 बजे से सेशन शुरू होंगे सर, 2 से लंच से पहले होंगे, जिसमें कार्यशाला होगी। डिटेल आपको स्लिप दिया है उसके अंदर सब उसमें हमारे देश के मंत्री हैं, सौदेबाजी रहेंगे मेहता साहब भी अपनी बात कहेंगे। राकेश 2 मिनट में अपनी बात। बट आई एक्सप्लेन, मैं एक सेकंड हिंदी में शायद बता देता हूँ कि इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई और मुकुल जी जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं कि हमारे यहाँ जो गांव है जहाँ तक वहाँ तक जो भी गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर तो है, वहाँ प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स वगैरह सब है, लेकिन आपको पता है कि अगर आपकी नौकरी
80,000 रुपये महीने की लग जाए तो आप वहाँ रहेंगे जहाँ पर कि वो PHC है, या फिर आप आगरा में रहेंगे अपनी फैमिली के साथ, फिर आप कितना जाएंगे वहाँ। तो वो जो गैप है गांव का, अच्छा गांव में क्या होता है कि डेली वेजेस वाले होते हैं, उनको अगर वो यहाँ दिखाने आएगा तो और उसको क्या होगा कि औरतें खासकर उनको कहने की हिम्मत नहीं अपनी सास को बता दें कि बीमारी है इतनी आसानी से, या वो परिवार के साथ लोग अकेली तो आएंगे नहीं, वो उसके साथ लोग आएंगे, तो दिस इज बिकम ए ह्यूज प्रॉब्लम। और दूसरा जो मुकुल ने जो बताया सबसे बड़ा प्रिवेंशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तो पहले तो प्रिवेंशन ही कर रहे थे कि उनकी पानी की बॉर्न डिजीज, जो पानी से जो बीमारियाँ होती हैं वो कैसे रोकी जाए, उनको समझा के बता के, और उसके बाद में जो है वो जो बीमारियाँ मच्छर वगैरह से होती हैं वो मैं भी बहुत जरूरत पड़ी अपनी सेवाओं की। अब चूंकि कोविड के दौरान ये हुआ और अब इंडिया में गांव में इंटरनेट की सुविधा हो गई है उसके थ्रू, मोबाइल के थ्रू, तो उसके थ्रू क्या हो रहा है कि वहाँ पर जो सेविका है उसके पास एक मोबाइल होता है, ऐप होता है, और ब्लड प्रेशर मशीन होती है, पल्स ऑक्सीमीटर होता है, ब्लड शुगर मशीन होती है, हीमोग्लोबिन की मशीन होती है, वेट मशीन होती है, और टेम्परेचर का मशीन होती है। पर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सारे के सारे लोग उसको बहुत अच्छे से ट्रेन करते हैं, रिपीटेड ट्रेनिंग होती है। वो ट्रेनिंग के बाद जैसे मरीज को फॉर एग्जांपल एक महिला है जिसको 3 दिन से बुखार आ रहा है और उसके घर वाले चूंकि फसल की कटाई चल रही है, जो भी कारण रहे उसके बाद वो दिखाने अभी नहीं आना चाहते, तो वो वहाँ पर गांव की उसी सेविका के पास जाती है। गवर्नमेंट्स भी सारी टेलीमेडिसिन को प्रमोट इसीलिए कर रही है क्योंकि ये सुविधा इंटरनेट के थ्रू अवेलेबल हो रही है। तो उससे क्या हो रहा है कि वहाँ से उसने सिम्टम्स को, ऐप बड़ा सिंपल होता है उस सेविका के लिए, ड्रॉप डाउन मेन्यू होते हैं उसके अंदर कि वो जैसे बुखार है, कितने दिन से है, बस उसको भरना नहीं है कुछ भी, बहुत आसानी से उसको समझाया होता है, वो ज़्यादातर वो भर देती है। तो दूसरे एंड पे डॉक्टर, फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर मेहता साहब हैं जो या बहुत सारे हमारे डॉक्टर पूरे थ्रू आउट इंडिया हैं, वो उसको देखकर उसको एक इनिशियल प्रिस्क्रिप्शन देते हैं व्हाट्सएप के थ्रू करके आप ये दवाई ले लें और हो जाए। तो उद्देश्य ये नहीं है कि बड़ी बड़ी बीमारियां या वो, दूसरा क्या है, क्या हो रहा है कि अपने गांव में भी आजकल ब्लड प्रेशर, डायबिटीज बढ़ गई है, काफी हो गई है, और उसका पता ही नहीं होता उनको। सीधा पता लगा जब पैरालिसिस हो गई, स्ट्रोक हो गया, तब पता लगा कि उनको तो ब्लड प्रेशर भी था या डायबिटीज, जब आए अस्पताल में तब पता लगा कि शुगर, तब पता लगा कि उन्होंने कभी चेक तो की नहीं। तो ये चीजें भी उस माध्यम से एक विलेज लेवल पर जो है वो टैकल की जा सकती है, आइडेंटिफाई। तो हमारा उद्देश्य है कि हम मिनिमम लेवल उनको प्रोवाइड कर दें क्योंकि गवर्नमेंट वहाँ पर वो नहीं। तीसरा उद्देश्य ये है कि हम उनको, अगर वो जब शहर में आए तो जो मुकुल जी ने जो बोला एक्सप्लॉयटेशन, उसको अवॉइड करके अब हम उनको डायरेक्ट कर सकें कि कहाँ पे जाओ जहाँ पर कि आयुष्मान योजना का अस्पताल है, कहाँ पे जाओ जहाँ पर कि आयुष्मान योजना या सरकारी सेंटर जो एक्सेप्ट करते हैं आपके उसको, तो जिससे बेचारा जो, वरना गांव वाले एक बार जब आ जाता है शहर में और उसको एकदम हेल्थ केयर क्राइसिस आती है तो उसको उधार लेना पड़ जाता है और उसको तरह तरह के एक्सप्लॉयटेशन, MRI करा लो, ये कर लो, वो कर लो, 50 चीज़ें करा के पहले तो वहाँ से, क्योंकि वहाँ पे भी कमीशन वगैरह जाना है, आप लोग शायद जानते होंगे, तो वो सारे नफले जो है उसके रोकथाम के लिए एक बड़े मैसिव लेवल पर हम लोग करीब इवेंचुअली हमारा गोल है भारत करीब 3-4 हज़ार गाँवों तक पहुँचने का इनिशियली कुछ सालों में, और इवेंचुअली और भी जाते हैं। सो दैट इज द होल आइडिया। ये जो कॉन्फ्रेंस है इसका ये कि हमारे जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको क्या दिक्कतें आ रही हैं एक दूसरे से समझना, और फिर हमको भी समझ आना, जो लोग मुकुल वगैरह इन्वॉल्व है सारे के सारे लोग मिलके, तो दैट इज द होल आइडिया। एंड विल बी हैप्पी टू आंसर एनी क्वेश्चंस आप लोग जो भी। और डॉक्टर मेहता बहुत इन्वॉल्व है, ये मरीज देखते हैं, इन्होंने सबसे ज़्यादा मरीज देखे हैं। वैसे तो सुबह से अनेकों वरिष्ठ कार्यकर्तागण, अधिकारीगणों का परिचय होते रहा है, पर मुझे लगता है ये जो पूरा प्रकल्प चल रहा है और आज यहाँ तक जहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं, इसका अगर असल श्रेय किसी को जाता है तो है यहाँ पे बैठे हुए और जो लोग आ नहीं पाए वो सारे संच के, भाग के, अंचल के सेविका और सब्जेक्टिका।
तो मैं अनुरोध करूंगा सामने जो भी अधिकारी लोग बैठे हैं, एक बार खड़े होके उनके तरफ देख के जोरदार ताली हो। जोर से बोले जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद। उपस्थित मुख्य अतिथिगण, अखिल भारतीय स्तर के अधिकारी, इस अधिवेशन के संचालक, समिति के अधिकारी एवं कार्यकर्तागण, एवं विशेष रूप से फिर से कहूँगा अपने संच के सेविका संचालक, आप सभी को संभाग अध्यक्ष होने के नाते बंगाल संभाग की ओर से प्रणाम। विषय सुबह से देख रहा था कि अपना जो कार्य सूची है सारे प्रांत के लगभग बराबर ही होगा, तो मैं 2-3 मिनट से ज़्यादा नहीं लूँगा, वही विषय रखना है। अपना संभाग का कार्य बहुत ही कम दिनों में शुरू हुआ है, केवल कुछ महीने पहले ही इसका शुरू हुआ है। तो मैं बंगाल संभाग का अपने वहाँ पे एक ही संच में फिलहाल काम चल रहा है जिसका नाम है मान बाजार। और सबसे विशेष बात यह है कि इस संच में कार्य केवल और केवल 8 महीने ही हुए हैं, तो जिसके लिए कम समय होगा, अपना कार्य सूची भी कम होगा, मैं समय भी कम होगा। अपना टीम भी काफ़ी छोटी है। तो कुछ दिनों पहले तक मैं किसी दूसरे संगठन में काम में था, मुकुल जी ने मुझे यहाँ खींच के ले आए। तो मान बाजार संघ की ओर से जो कार्य हो रहे हैं उसका मैं एक छोटा सा प्रदर्शन आपके सामने रखता हूँ। इस मान बाजार संघ का में 15 सेविकाएं हैं और जो लोग 15 गांव में काम कर रहे हैं। ये है एक छोटा सा तस्वीर जिसमें सारे 15 तो नहीं है, कुछ है। और ये है अपने संच कोऑर्डिनेटर जो है, ये आपका संपा महातो, अपने बीच संपा महातो जी हैं। एक और सेविका हमारे साथ हैं, अनुपमा मुंडी। साथ में अपने संभाग के कोऑर्डिनेटर त्रिपुरारी जी हैं, रंजीत महातो, संघ समिति सदस्य रामपदा महातो। चौबीस फरवरी 2022 से शुरू किया गया था ये ARC के ट्रेनिंग प्रोग्राम से, जिसमें हम देख सकते हैं आदरणीय मुकुल जी भी हैं, बाएं तरफ डॉक्टर, बीच में डॉक्टर सुब्रत बासु जी हैं, जिस ट्रेनिंग प्रोग्राम से अपना कार्यक्रम शुरू हुआ था। जैसे दीवार लिखन सुबह से हम लोग देखे हर एक प्रांत में हो रहा है। ये एक है सुलेखा मुर्मू ग्राम कुंडलू में दीवार लिखन का एक प्रदर्शन। अब तक 118 दीवार लिखन हो चुका है। सोप की विवरण करने की जरूरत नहीं है, कच्चा पक्का सभी लोगों ने किया है। ऐसे 23 बना चुके हैं। अंजलि महातो अपने सेविका है, ग्राम सीजादा। औषधि वाटिका अब तक 151 औषधि वाटिका लगा चुके हैं केवल 8 महीने में। पोषण वाटिका 108 किए गए हैं। बिलारानी महातो है चित्र में। वृक्षारोपण अनेकों कार्यकर्ताओं ने किया है, सारे का चित्र हमारे पास अभी हम ला नहीं सकते। और इसमें जस्ट एक उदाहरण है जिसमें बंगला में लिखा है, पेड़ लगाओ प्राण बचाओ। हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन है जो 15 मई में किया गया था, जिसमें
कम्युनिटी के कॉमन जो हेल्थ प्रॉब्लम होते हैं उसके बारे में कुछ बताया गया था। और उसके बाद क्योंकि अपने सेविका सारे ही महिलाएं हैं मेनली, तो बाएं तरफ के छवि में हम लोग डॉक्टर सीतू दे सीनियर गायनोकोलॉजिस्ट हैं, छात्र दिन से मेरे हॉस्टल के रूममेट रहे हैं। तो ये एक अलग से केवल महिलाओं का उनके गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम के बारे में एक सत्र लिया था। ये अंचल समिति की ओर से एक वस्त्र वितरण का कार्यक्रम हुआ था, जिसमें हम लोग देख सकते हैं वर्णा गांगुली जी को और अपने त्रिपुरारी प्रामाणिक। चलिए कोई बात नहीं, ये ऑडियो आ नहीं रहा है। प्रभात फेरी हर प्रांत से बताया गया है। अपने यहाँ पे भी एक प्रभात फेरी हुआ था, जिसमें सुबह कीर्तन के रूप में किया गया था, साथ में बच्चे बाकी कार्यकर्ता अगर पैम्पलेट लेके हेल्थ अवेयरनेस के बारे में, शिक्षा के बारे में आप देख सकते हैं, ऐसे प्रभात फेरी वहाँ पे किया गया था। तो ये ऑडियो आया नहीं है। कीर्तन में हरे कृष्ण हरे रामा का कीर्तन चल रहा था, तो यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हो रहा है, तो प्रभु श्री राम भगवान श्री कृष्ण के नाम से ये प्रेजेंटेशन यहीं पे ख़त्म करता हुआ लास्ट में एक समरी बता देता हूँ। सेविका 15, गांव 15, सोपपीठ 23 बन चुके हैं, वाल राइटिंग 118, पोषण वाटिका 108, वन औषधि 151, वृक्षारोपण 232, प्रभात फेरी 1 हुआ है, हेल्थ अवेयरनेस कैंप 1 हुआ है, ARC 1 हुआ है। धन्यवाद। सभी को जय जगन्नाथ। मैं उड़ीसा में हूँ। स्मरणीय भारत माता, वंदनीय माँ सरस्वती, सभागार में उपस्थित सभी अतिथि अधिकारी एवं मेरा कार्यकर्ता बंधुगण को मेरा सादर जय श्री राम। हम लोग उड़ीसा में, हम लोग तो अभी नया है। एकल अभियान में जब हम लोग कुछ मालूम नहीं था, पहले हम डॉक्टर सतपति जी का प्रेरणा में हम लोग इधर आए हैं। 6 साल हो गया हमारा। अभी हम लोग आरोग्य फाउंडेशन का जो निर्देशन में हम लोग काम कर रहे हैं। अभी उड़ीसा में जो हम लोग काम किए हैं 2 साल में हम लोग प्रेजेंट करने के लिए हम लोग को बोले हैं। इसका PPT में हम लोग आपको प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। ये हमारा आरोग्य फाउंडेशन का ये है प्रोजेक्ट। दोनों प्रोजेक्ट हमारा उड़ीसा में चल रहा है। एक है ARC प्रोजेक्ट, एक है T प्रोजेक्ट। इसको हम लोग ARC प्रोजेक्ट में हम लोग पहले संयोजिका का ट्रेनिंग जो हम लोग कर रहा है, उसके बाद सेविका का ट्रेनिंग, उसके बाद फील्ड वर्क हम लोग जो हमारा है उसको हम लोग शुरू करते हैं। T प्रोजेक्ट में टेलीमेडिसिन एनहांस आरोग्य जो है उसको हम लोग मोबाइल ऐप का ट्रेनिंग पहले करते हैं, उसके बाद सेविका का ऐप ट्रेनिंग, उसके बाद फील्ड का जो वर्क है उसको हम लोग करते हैं। नेक्स्ट 2020 का जो रिपोर्ट हम लोग को बोलने के लिए इधर मिला है, समय मिला है, वो कोविड का पीरियड था। उसी का टाइम में हम लोग पहले वाइल्ड लाइफ में हिसाब से काम कर रहे थे। उसके बाद वाइल्ड लाइफ में हेल्पलाइन पूरा हम लोग 2020 से 21 मार्च तक हम लोग हेल्पलाइन में काम कर रहा था। उसको ये रिपोर्ट हम लोग आपके सामने रखे हैं। उसका तो बोलने का बहुत समय है, समय का तो कम है, इसीलिए हम नहीं बोल पाऊँ। कोविड का वजह से हमारा लोग सेविका लोग जो काम कर रहा है वो चित्र का हिसाब से हम लोग दिखा रहा है। ये हेल्पलाइन का रिपोर्ट है और राइट साइड पे है आपका। हम लोग सेविका लोगों ने जो घरेलू उपचार बना के जो गाँव में दवाई देते हैं वो, और कोविड का समय जो सेविका जाते हैं घर घर में, वो उसका चित्र। ये भी कोविड पीरियड में सेविका लोगों ने जो हम लोग आरोग्य फाउंडेशन का तरफ से हम लोग जो मिला था, ये ऑक्सीमीटर मिला था और मास्क मिला था, और घरेलू लोग उपचार करने के लिए सेविका घर घर के जाते हैं, उसका एक चित्र। ये भी कोविड पीरियड का चित्र है। कोविड पीरियड में हम लोग, कोविड पीरियड कंप्लीट होने के बावजूद हम लोग अभ्यास वर्क शुरू कर दिया गांव में। फिर हम लोग टेलीमेडिसिन काम भी हम लोग शुरू कर दिया गांव में। सारी जो हमारा पास सामान मिला था वो आरोग्य फाउंडेशन की तरफ से हम लोग उसी पे काम कर रहा है। ये ARC कोविड के बाद हम लोग ARC की फिर ट्रेनिंग हम लोग शुरू कर दिया। उसके बाद संयोजिका का ट्रेनिंग हो गया, सेविका का ट्रेनिंग हो गया। उसके बाद फिर हम लोग ARC का काम पूरा गांव में शुरू कर दिया 20-21 मार्च के बाद।
ये है उसका चित्र। ये है कोविड का पीरियड बाद वो काम शुरू हो गया गांव में। हमारा सेविका बहन ने गांव में वाल लाइटिंग किया है। वो सारी गांव में जो काम कर रहा था, जो आनी में हम लोग कैसे क्या करें, और गांव का जो आदमी को बैठा के हम लोग जो वर्क कर रहा है और ये कर रहा है, उसका सारी चित्र इधर ARC का काम है। ये भी हमारा वाल लाइटिंग का काम है। हम सब लोग तो हमारा जितना कार्यकर्ता है सब लोग बोल दिया, हम उसको ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। ये चौकपीट का है और प्रभात फेरी का है। हम लोग गाँव में जो काम कर रहे हैं उसका चित्र है। ये जो औषधिया वाटिका गांव में लगा रहा है और स्वच्छता का बारे में गांव में जो हम लोग सबको बीमा योजना कराए और बैंक में जाकर मैनेजर से बात करके वो पूरे साइंस में हर परिवार में ये बीमा योजना संपूर्ण कर दिया। ये बहुत एक अच्छे हम सक्सेस हुए। ये हमारा फिल्टर हमारे 6 संच में संपूर्ण हो गया है। इसमें एक कहानी है, जो धोलाई संच था उसमें फिल्टर नहीं बनाते थे, बोलते हैं यह फिल्टर के पानी हम लोग नहीं पिएंगे। ये जब हमारे घर में कोई मर जाता है तब इसी तरह के हम लोग बनाकर वो 15 दिन टांगते हैं, उसमें पानी टपकता है, इसीलिए इस फिल्टर का पानी हम लोग नहीं पिएंगे। लेकिन हमारे संयोजिका और सेविका ने पूरा प्रयास किए और अभी सिलचर और हमारे 6 संच में नाहर कुटिया, बाली सपोरी, बरडुबी, ठेलामरा और स्वरूपा 6 संच में पूरा हमारे फिल्टर संपूर्ण हो गया है। ये हमारे आई कैंप है जो लायंस के सहरिया का आई के साथ में आई कैंप कर हो दयाल के आमिलो रे उठाई छिलो रे मधुमाता हरि राम। हो दयाल के आमिलो रे उठाई छिलो रे मधुमाता हरि राम। नदिया नगरे সচি মাতার ঘরে, নদিয়া নগরে সচি মাতার ঘরে উদয় হলেন নিমাই চাঁদ। কে আনিল রে কোথায় ছিল রে মধুমাতা হরি নাম। ও দয়াল কে আনিল রে কোথায় ছিল রে মধুমাতা হরি নাম। নদিয়া নগরে সচি মাতার ঘরে উদয় হলেন নিমাই চাঁদ। কে আনিল রে কোথায় ছিল রে মধুমাতা হরি নাম। ও দয়াল কে আনিল রে কোথায় ছিল
কোথায় ছিল রে মধুমাতা হরিনাম হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে কে আনিল রে কোথায় ছিল রে মধুমাতা হরিনাম বলে কৃষ্ণ ভগবান কি वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री राम। उपस्थित समस्त सम्मानित अतिथि महोदय, हमारे कार्यकर्ता बंधु एवं भगिनियों का मैं इस मंच से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। इस सत्र में सत्र की अध्यक्षता जो कर रही हैं ऐसे आदरणीय डॉक्टर वाणी अहलुवालिया जी, आप इस सत्र में उपस्थित हैं, आपका स्वागत। इस सत्र के उपाध्यक्ष श्रीमती सरिता भंसाली जी, आपका हार्दिक स्वागत, वंदन। आदरणीय डॉक्टर सुषमा जी, आप इस सत्र के अतिथि हैं, आपका स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन है। श्रीमती मंजूषा जी दहले, आपका हार्दिक स्वागत, आप इस सत्र के पर्यवेक्षक हैं। डॉक्टर आदरणीय शशि मेहता जी, आप इस सत्र के समीक्षक हैं, आप इस सत्र में उपस्थित हैं, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन है। इस सत्र में हमारे कार्यक्रम के अंतर्गत जो टेलीमेडिसिन का कार्यक्रम होता है, उससे संबंधित टेलीमेडिसिन क्या कार्य है, उसका प्रशिक्षण के क्या तरीके हैं, प्रशिक्षण किस तरह से होता है, और फिर हमारे कार्यकर्ता किस तरह से उसको गांव में ले जाकर क्रियान्वित करते हैं, इससे संबंधित विषयों को रखेंगे हमारे एकल आरोग्य प्रकल्प के प्रशिक्षण प्रमुख, राष्ट्रीय प्रशिक्षण प्रमुख आदरणीय डॉक्टर मनीष सिंह जी। तत्पश्चात हम अनुभव कथन की ओर बढ़ेंगे। वे कार्यकर्ता जो क्षेत्र में काम कर रहे हैं, क्षेत्र में काम करने का उनका क्या अपना अनुभव है, वह प्रत्येक संभाग से हमारे आरोग्य सेविका, आरोग्य संयोजिका मंच से आकर अपने अनुभव कथन को आप सबके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। सर्वप्रथम इस सत्र में कुछ अतिथि हमारे मंचस्थ हैं, जिनका परिचय कराने के पश्चात मैं इस क्रम को प्रारंभ करूंगा। आदरणीय श्रीमान घनश्याम सर्राफ जी, आप वरिष्ठ कार्यकर्ता, कलकत्ता से आप हैं, आप इस सत्र में उपस्थित हैं, आपका स्वागत है। सुश्री मोमिता चटर्जी जी, जो प्रोजेक्ट हेड हैं, आप कलकत्ता से हैं, आपका स्वागत है। शायद अभी इस हॉल में आपकी उपस्थिति नहीं हो पाई है। आदरणीय डॉक्टर भौमिक उपाध्याय जी, आप एकल आरोग्य प्रकल्प के संगठन मंत्री, राष्ट्रीय संगठन मंत्री, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है इस सत्र में। श्रीमान सतीश गुप्ता जी, आप आरोग्य फाउंडेशन ऑफ इंडिया के सचिव आदरणीय सतीश गुप्ता जी, आपका स्वागत है। डॉक्टर भरत हठीला जी, अध्यक्ष गुजरात संभाग, आपका स्वागत है। श्रीमान ध्रुव ज्योति जी, आप बंगाल संभाग के संभाग अध्यक्ष आदरणीय ध्रुव ज्योति जी, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन इस सत्र में।
श्रीमान मुरारी लाल फतेहपुरिया जी, आदरणीय अध्यक्ष आरोप फाउंडेशन ऑफ इंडिया आगरा संभाग, आपका इस सत्र में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन है। अभी अपने बीच उपस्थित हैं आदरणीय जीतू भाई पटेल जी, जो गुजरात से चलकर बड़ोदरा से आए हुए हैं। आप आरोप फाउंडेशन ऑफ इंडिया गुजरात सेक्टर के आदरणीय अध्यक्ष हैं। आपका इस सत्र में, इस हॉल में, इस कार्यक्रम में, इस अधिवेशन में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन है। शेष समिति पदाधिकारियों का परिचय हम अगले सत्र में कराएंगे। क्रमशः अतिथि आते रहेंगे, हम परिचय देते रहेंगे। आगे इस सत्र को बढ़ाने के लिए मैं निवेदन करना चाहूँगा डॉक्टर मनीष जी, आदरणीय डॉक्टर मनीष सर, आप मंच पे आवें और टेलीमेडिसिन से संबंधित विषय की परिकल्पना जो मैंने आपको बताया था, उससे संबंधित टेलीमेडिसिन के प्रशिक्षण एवं कार्य विधियों को आप प्रस्तुत करने की कृपा करें। आदरणीय डॉक्टर मनीष जी। एक ट्रेनिंग वो जो दूसरे को ट्रेनिंग देने जा रहे हैं, तो ट्रेनिंग द ट्रेनर्स वाली, और दूसरी वो जो ट्रेनिंग द जो काम कर रहे हैं उनकी ट्रेनिंग थोड़ी एप्लीकेशन बेस्ड है, और जो ट्रेनर वाली जो ट्रेनिंग है उसकी थोड़ी थियोरेटिकल बेस्ड। ये दोनों साथ साइमल्टेनियसली चलती रहती है। जो बेसिकली जो मेन एप्लीकेशन बेस्ड वाली ट्रेनिंग सेविका को मिलती है, उसमें हमने दो भागों में बांटा है, टेक्नोलॉजी और मेडिकल साइंस। बेसिकली टेक्नोलॉजी लेने के लिए कई लोग अलग अलग लोग मिल जाते हैं। मेडिकल हम डॉक्टर से कराते हैं। मेडिकल को भी हमने दो भाग में बांटा है, महत्वपूर्ण संकेत या वाइटल जिसको कहते हैं, और बाकी बॉडी सिस्टम्स को अलग अलग लेने का उस तरह से हमने बेसिकली ज़्यादातर जो मॉडल है वो लेक्चर मॉडल से बजाय हमने वर्क मॉडल ये किया है कि हम सेविका कर करके सीखेंगे क्वेश्चन आंसर्स। और जो बेसिकली है वो एक और मॉडल है इसमें कि उसमें हम इवनिंग में उनकी छोटी सी एक क्विज टाइप की या समीक्षा या इवैल्यूएशन टाइप की करते हैं, और लास्ट डे को हम उनका एक इवैल्यूएशन प्रोसेस के थ्रू उनको 5 तरह के इवैल्यूएशन प्रोसेस के थ्रू गुजारते हैं, जिसमें एक होता है थ्योरी पेपर जिसमें है एक ऐप को भरना, थर्ड है उनका वाइटल्स लेना, फोर्थ आपका जो आप रेगुलर जो ARC वर्क करते हैं, और पांचवा जो आपकी सॉफ्ट स्किल या बॉडी स्किल, क्योंकि सॉफ्ट स्किल भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट भाग रखता है जब जिस सेविका के लिए जो एप्लीकेशन देता है, क्योंकि उनको पेशेंट्स के साथ डील कर रहा है। तो बेसिकली ये ट्रेनिंग की ये मॉडल रहते हैं। बेसिकली ट्रेनिंग जो है वो चलती 9 दिन तक है, और जो टोटल स्टडी आवर्स है वो टोटल 42 आवर्स का है, और बाकी चलती 9 दिन तक है, जिसमें से एक दिन 8-9 में से एक दिन हमारा इवैल्यूएशन कार्यक्रम होता है। तो ये बेसिकली ये मॉडल है करने का। और जो काम है वो काम करने का बेसिक तरीका ये है कि सबसे पहले हमने एक बेसलाइन सर्वे का मॉडल डिसाइड किया है, जिसमें बेसलाइन सर्वे में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हेल्थ रिलेटेड या क्वेश्चंस हैं बहुत सारे अलग अलग टाइप के, जिसमें आपके प्रिवेंटिव हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चन भी हैं, क्यूरेटिव हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चंस भी हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस को सेविका घर घर जाकर फैमिली वाइज, पर्सन वाइज उसको भरती है। उसका सारा रिकॉर्ड जो है हमारे पास रहता है, उसको फिर हम एनालिसिस करते हैं। उस एनालिसिस के आधार पर उनको ये बताते चलते हैं कि आपके यहाँ पे कितना है, क्या है, सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो और उसके बाद हम उसके अकॉर्डिंगली हम उसके साथ इंस्ट्रक्शन देते हैं। ये हुआ बेसलाइन सर्वे मॉडल। उसके बाद सर्वे करने के बाद जब सारा सर्वे कंप्लीट हो जाता है, तब हम पेशेंट मॉडल पे जाते हैं। क्योंकि हमने सर्वे मॉडल इसलिए पहले भी रखा है, इसके 2 कारण हैं। एक तो सर्वे डेटा हमारे पास आने के बाद हमें ये समझ में आता है कि हम किसकी सेवा कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये भी समझना है कि हम सेवा भी जिसको ज़रूरत है अगर हम उसको पहुंचाएं तो ज़्यादा बेहतर है। तो हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ, क्या हम उनको सही में पहुंचा पा रहे हैं कि नहीं। ये इवैल्यूएशन भी उस बात से बेसलाइन सर्वे से हमारी होता है। और दूसरा कारण बेसलाइन सर्वे करने का है कि बहुत सारी हमारे गांव की दीदियां हैं, बहुत सारे स्मार्टफोन पहली बार या शायद कभी
छुआ भी नहीं होता या कुछ लोग बहुत ज़्यादा यूसेज वाले नहीं होते। तो जब बेसलाइन सर्वे करते हैं, 100 फैमिलियों का भरते हैं, 500 लोगों का भरते हैं, इतने सारे क्वेश्चंस को भरते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका जो वो है वो सही हो जाता है। और जिससे क्या है, क्योंकि आप जब पेशेंट देख रहे हैं, दैट इज़ क्योंकि वो मेडिकल डेटा है और मेडिकल डेटा की एक्यूरेसी 100% होनी चाहिए। तो हम कोशिश यही करते हैं कि ये 500 सर्वे करने के बाद जो सेविकाओं के हाथ इतने अच्छे हो जाएंगे कि जो टाइपो एरर्स है कम से कम वो तो नहीं है। तो बेसिकली हमने इसलिए इस मॉडल को किया है। उसके बाद हम आते हैं पेशेंट मॉडल पे। पेशेंट मॉडल पे दो चीज़ें हैं, एक तो बेसिक स्क्रीनिंग मॉडल है और एक है डॉक्टर मॉडल। बेसिक स्क्रीनिंग मॉडल में जिस किसी को सिर्फ टेस्ट करवाने होते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन, शुगर वगैरह, बीपी वगैरह, वो सिर्फ टेस्ट करवा के भी जा सकते हैं। अगर उनका उसमें एक ये भी है कि ऐप जो है, अगर उसके एबनॉर्मल वैल्यू आता है, ये रेफर कर देता है डॉक्टर को कि क्या आप डॉक्टर की सलाह लेना चाहते हैं कि नहीं। पेशेंट के कॉन्सेंट से वो पेशेंट अगर कहता है कि हाँ मैं लेना चाहता हूँ क्योंकि उनका जो वाइटल आया है वो एबनॉर्मल है, तो वो फिर वो डॉक्टर विजिट में कन्वर्ट हो जाता है। पर जिसको नहीं चाहिए वो नॉर्मल उसमें रह जाता है। सेकेंड, हमारा डॉक्टर विजिट, जहाँ पर हम पेशेंट के जो कंप्लेन है, पेशेंट अपनी बीमारी चीफ कंप्लेन बताता है, उस कंप्लेन के जुड़े हुए कम से कम अलग अलग हैं, कहीं किसी में 10, किसी में कंप्लेन के हिसाब से होते हैं, तो मिनिमम 10 क्वेश्चन तो होते ही है। 10 भी हो, 12 भी हैं, 13 भी हैं, 14, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 17 क्वेश्चन तक हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जब भर लेते हैं, उसके बाद एक छोटा सा फिजिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री लेकर हम उसे डॉक्टर्स के पास अपलोड कर देते हैं। जो हमारे बैकएंड में डॉक्टर्स हैं, उन उस हिस्ट्री के आधार पर वो पेशेंट को जो एडवाइस या मेडिसिन वो प्रिस्क्राइब करते हैं और फिर पेशेंट अपना जो मेडिसिन है वो अपने नज़दीकी मेडिकल स्टोर से ले लेता है। इसकी एक फॉलोअप भी होती है। फॉलोअप डेट उसमें देख सकते हैं आप, जिस फॉलोअप डेट में है उस फॉलोअप डेट में वो उसको नोटिफाई करता है सेविका को कि आपको फिर से डॉक्टर से मिलना है। और इस ऐप में ये सुविधा भी है कि अगर डॉक्टर आपसे डायरेक्ट बात करना चाहता है पेशेंट से, तो वीडियो कॉल और ऑडियो कॉल दोनों इनेबल्ड है। तो ये सारी चीज़ें हैं ऑलरेडी। अभी हम उसे और थोड़े बेहतर, क्योंकि टेक्नोलॉजी एक चीज़ है कि टेक्नोलॉजी और हम उन दो चीज़ों से डील कर रहे हैं जो रिसर्च का ये है, जो हमेशा समय दर समय सुधरते जाएं, क्योंकि मेडिकल साइंस भी टाइम टू टाइम इम्प्रूव होता रहता है और टेक्नोलॉजी भी ऐसी चीज़ है जो टाइम टू टाइम चेंज होते रहती है। तो ये दोनों चीज़ें अडेप्टेबिलिटी मांगती है, तो ये तो चेंज होता रहेगा, पर फिलहाल के लिए ऐसा ही है। अभी आर ट्राइंग टू अडेप्ट, हम ये ट्राई कर रहे हैं कि बेस्ट वर्जन उसको ला सकें। अभी तक आया नहीं, आ जाएगा। तो धन्यवाद, थैंक यू। हाँ, ये भी है कि ये जो है इसमें एक यूनिक फीचर ये है कि ये ऐप आपका 6 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है अभी करेंटली, और 2 लैंग्वेजेस का हमारा ट्रांसलेशन चल रहा है। पर सेविका अपने लोकल लैंग्वेज में भरती है और डॉक्टर्स को इंग्लिश में दिखता है। ये थोड़ा सा ये हमारा यूनिक फीचर ये है कि आप भरेंगे लोकल लैंग्वेजेस में, और वो क्योंकि सेविका कई बार वो चीज़ें नहीं जान पाती है, तो वो सारी चीज़ें लोकल लैंग्वेज में है और आपका जो डॉक्टर के पास है वो इंग्लिश में जाता है। तो इससे क्या है कि हमारी रीच इस तरह बढ़ गई कि उड़ीसा का पेशेंट जो है वो गुजरात से भी देखा जा सकता है, महाराष्ट्र से भी देखा जा सकता है, क्योंकि इंग्लिश तो सबको आती है। थैंक यू। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने हमारे कार्य क्षेत्र में चलने वाले टेलीमेडिसिन के क्रियाकलापों को बहुत विस्तृत रूप से प्रस्तुत किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे के क्रम में, जैसा कि मैंने आप सबको अवगत कराया था कि हमारे क्षेत्र में काम करने वाले आरोग्य सेविका दीदियाँ, संयोजिका दीदियाँ, इनके अपने काम के अनुभव यह यहाँ मंच से आकर आप सबके समक्ष प्रस्तुत करेंगी। तो उसमें सबसे पहला नाम दक्षिण झारखंड से आरोग्य सेविका श्रीमती आशा दीदी, आपसे निवेदन है कि आप मंच पे आएं और अपना अनुभव कथन प्रस्तुत करें। आशा दीदी जी, दक्षिण झारखंड से।
सभी को जय श्री राम। मैं आशा देवी संचगोला अंचल रामगढ़ संभाग दक्षिण झारखंड की रहने वाली हूँ। मैं आरोग्य फाउंडेशन ऑफ इंडिया में 5 साल से काम कर रही हूँ। इस काम में जुड़ने से हमें बहुत खुशी मिल रही है। इस आरोग्य फाउंडेशन में बहुत तरह की जानकारियाँ हमें मिली। इस पर आरोग्य फाउंडेशन ऑफ इंडिया में प्रशिक्षण लेने के बाद हम गांव में बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। उसमें बहुत तरह का काम होता है, जिसमें हम आप लोगों को सोख्ता गड्ढा के बारे में बताने वाली हूँ। हमने अपने गांव में पहले ग्राम समिति का बैठक किए, जिसमें उसमें 9 सदस्य हैं। उसमें हमारे गांव के टीचर भी रहते हैं, सैया दीदी हैं, आंगनबाड़ी सेविका हैं और पंचायत के वार्ड सदस्य रहते हैं और कभी कभी मुखिया भी बैठक में आते हैं, ताकि हमें कोई काम करने में गांव में परेशानी नहीं हो। तो हम लोगों ने सबसे पहले सोख्ता गड्ढा में ही फोकस किया गांव को सुरक्षित करने के लिए। तो उसमें सबसे पहले हमने सार्वजनिक जगह में, जैसे सार्वजनिक जगह में आजकल हमारे गांव में चापाकल उपस्थित है सबसे ज़्यादा, तो वहाँ पे पहले कीचड़ होता था। तो सार्वजनिक जगह में सोख्ता गड्ढा बनाने के लिए उतना तो हम लोग अपने से भी नहीं कर सकते थे, तो वार्ड सदस्य और मुखिया के द्वारा हम लोग पंचायत फंड से उसको पास करवाते थे और पास करवाने के बाद वैसा सार्वजनिक जगह में सोख्ता गड्ढा बनवाए, जिससे अभी हमारे गांव मतलब सुरक्षित है, कीचड़ नहीं होता है। और जैसे कुछ ऐसी महिलाएं हैं, मतलब गांव के कुछ लोग ऐसे सभी के पास पैसे तो नहीं होते, कुछ व्यक्ति गरीब भी होते हैं। उसके लिए हम लोगों ने कच्चा सोख्ता गड्ढा का निर्माण करवाया। कच्चा सोख्ता गड्ढा में 3-4 फीट के गड्ढा तोड़ते हैं। और हम लोग के गांव में की लकड़ी की व्यवस्था सबसे ज़्यादा होती है, वहाँ पे गांव में लकड़ी की कमी नहीं होती, इसीलिए हम लोगों ने कच्चा सोख्ता गड्ढा का निर्माण करने के लिए दिक्कत नहीं होती है। जैसे घरेलू काम के लिए थोड़ा बहुत, जैसे पानी हम लोग रास्ते में गांव की महिला दीदी लोग निकाल देती थी, तो परिवार संपर्क के द्वारा हमने उन लोगों को समझाया कि ये पानी व्यर्थ बाहर में मत बहाइए। अगर ऐसा करने से हमारे गांव में अनेक तरह की बीमारी भी फैल सकती है। कीचड़ रहने से कोई व्यक्ति भी अगर बाहर से आएंगे तो बोलेंगे ये गांव बहुत गंदा रहता है। तो हमने उन लोगों को कच्चा सोख्ता गड्ढा के बारे में बताया और खुद से भी काम करके दिखाएं, तो उन लोगों को बहुत अच्छा लगा। और अभी हमारे गांव में 30-40 सोख्ता गड्ढा है, जिससे हमारे गांव अभी पूरा स्वच्छ रहता है और बीमारी से भी मुक्त है। इतना ही करके मैं अपने पानी की विराम देती हूँ। जय श्री राम। धन्यवाद दीदी। आगे दक्षिण झारखंड से आरोग्य संयोजिका संतोषी दीदी, आप जल्दी से मंच पे आइए। एकल आरोग्य प्रकल्प पे मैं जो काम करती हूँ गांव में संच लेवल पे जो हम लोग गांव में काम होते हैं, तो उसमें जैसे हम लोग गांव की महिलाओं में जैसे कि हम लोग का बहुत ज़्यादा मतलब पोषण का कमी से हम लोग का पोषण का कमी होता है, जिससे बच्चे भी दुरुस्त होते हैं। उसके कारण हम लोग पोषण वाटिका जो गांव में लगवाए हैं। पहले तो पोषण के बारे में सभी को जानकारी नहीं होती थी कि किस तरह से हम लोग मतलब अपना खान पान का व्यवस्था करें। और पोषण के बारे में जैसे कि बहुत ऐसे गरीब परिवार होते हैं जिसके पास पैसे नहीं होते हैं, वो मतलब खरीद के खा नहीं पाते हैं, और जैसे फल फ्रूट सब खरीद के खा नहीं पाते हैं, जिसके कारण उन लोग को हम लोग अपना ही छोटा मोटा जो बारी होती है, बारी में हम लोग जैसे फलदार वृक्ष होते हैं, मतलब अनार, पपीता, केला, ये सब चारों साइड हम लोग लगवाते हैं। और बीच में हरा साग सब्जी, जो छोटे छोटे हरा साग सब्जी होते हैं, उसको बीच में लगवाते हैं। और इस तरह से हम लोग हर घर में पोषण वाटिका बनवाए हैं। और जो भी हम लोग काम करते हैं, जो हमारा संगठन का देन है, या पोषण वाटिका का, तो ये काम हम लोगों ने शुरुआत किए हैं गांव में। लेकिन इसी काम को हम लोग करते हैं, उसके बाद सरकार की योजना के तरफ से इस काम को
फिर से गांव मतलब प्रखंड स्तर पे लाया जाता है और उसका भी लाभ हम लोग दीदी लोग को देते हैं। जैसे कि अभी हम लोग के वहाँ प्रखंड स्तर से हम लोग दीदी बाड़ी एक योजना आती है जिसमें तीन डिसमिल जमीन पर हम लोग को 10,000 का फंड मिलता है। उसमें भी समय समय पर जैसे कि पहले बाड़ी को जो घेरावबंदी इस तरह से जो मतलब मजदूरी बजट आता है, इस तरह से हम लोग उसमें भी दीदी लोग को जोड़ने का काम किया है। और हमारे मतलब प्रखंड से, हमारे सिल्ली प्रखंड से हम लोगों ने अभी 150 महिलाओं को दीदी बाड़ी योजना का लाभ भी दिए हैं। बस इतना ही कहकर मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। उत्तर झारखंड से बबीता दीदी आइए और आप अपना अनुभव कथन करें। सभी को जय श्री राम। बबीता देवी, उत्तर झारखंड, संत शिखर जी से। आज हम इस यहाँ पर एकल आरोग्य के बारे मतलब बोलना चाह रहे हैं कि इसमें जुड़ के हमको क्या अच्छा लगा। इसमें हमको जुड़ के इतना अच्छा लग रहा है कि मेरा जुड़े हुए इसमें 3 साल हो गया है। इसमें हम पहले मेरा उधर क्षेत्र में बहुत पीछे था, लेकिन जब इसमें जुड़े तो जैसे जड़ी बूटी बारे पता चला कि आसपास जो जड़ी बूटी रहता था इस्तेमाल नहीं कर पाते थे, वो भी किए। फिर करके छोटा प्रभात फेरी के अनुसार अपना मतलब 10 गांव में पहचान बना कि छोटा प्रभात फेरी से मतलब सेविका लोग भी रहती है और आचार्य दीदी रहती है और एकल विद्यालय के फिर बच्चा लोग रहते हैं, फिर गांव के दीदी भैया लोग भी साथ में रहते हैं। तो छोटा प्रभात फेरी जब निकालते हैं तो फिर वहाँ मतलब एक बैनर रहता है, एकल आरोग्य योजना लिखा रहता है। उसी से एक गीत हम लोग स्लोगन गाते चलते हैं कि सफाई का ध्यान ही स्वास्थ्य का विधान है। और आसपास में जितना भी कचरा रहता है, जैसे किसी चीज़ का छिलका रहा या प्लास्टिक रहा, उसको उठाते चलते हैं और फिर वो स्लोगन गाते चलते हैं। जब पूरा गांव भ्रमण करने हो जाता है तो फिर एक साथ एक जगह बैठक करते हैं गोलाकार करा के, फिर वहाँ पोस्टर प्रदर्शन करते हैं, फिर वहाँ स्वच्छता के बारे बताते हैं, साफ सफाई के बारे में। जैसे स्वच्छता के बारे बताते थे कि डॉक्टर घर मतलब पहले की दीदी लोग नहीं जाती थी, सब डिलीवरी जैसे होता था तो घरे में ही करते थे, उसको बताएं। फिर हॉस्पिटल जाना जरूरी है, हॉस्पिटल में फिर लाभ भी मिलता है। फिर ऑपरेशन के लिए तो खास कर को जाने नहीं खोजते थे, उसको फिर जागरूक किए कि ऑपरेशन भी करवाना जरूरी है। फिर हर तरफ से दीदी लोग को लाभ देते थे और इसमें हमको जुड़ के आज इतना अच्छा लग रहा है कि क्या मतलब जहाँ भी जाते हैं तो पहले बोलते हैं कि आ गई है दीदी, चलिए बैठिए, आइए सबको। अब खास करके वहाँ पर एक ही चीज़ का ही होता है कि पोस्टर प्रदर्शन के बारे बताइए जरूर दीदी। और फिर यहाँ तक कि आज हम इसमें जुड़े हैं ना, तो एकल आरोग्य में हमको गर्व है कि आज हम पूरा क्षेत्र का वहाँ के मुखिया भी बन चुके हैं। जय श्री राम। धन्यवाद दीदी, आपको हम मंच की तरफ से और सभी समितियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और अभी तो आप मुखिया बनी है, बाद में आप मुख्यमंत्री भी बनिए। आगे मैं निवेदन करूंगा उत्तर झारखंड से ही पिंटू कुमार महतो जी, आप संयोजक हैं, आप अपना अनुभव कथन प्रस्तुत करें। इस अधिवेशन में उपस्थित सभी भैया एवं दीदी को जय श्री राम। मैं पिंटू कुमार महतो, संच पारसनाथ, उत्तर झारखंड। मैं अपने क्षेत्र में हो रहे कार्यों का कुछ अनुभव प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। वैसे तो हमारा झारखंड में बहुत सारे ऐसे सुदूर गांव हैं जहाँ पे सही से ना स्वच्छता की व्यवस्था है और ना ही सभी लोग सही से शुद्ध रूप से पोषण कर पाते हैं। इसलिए सर्वप्रथम जब मैंने अपना प्रशिक्षण प्राप्त किया तो मैंने सोचा सबसे सर्वप्रथम मैं अपने सभी सेविका दीदी के गांव में एक सोखता पीठ का निर्माण करूंगा ताकि वहां का गंदगी भी साफ हो जाए और उससे होने वाली अनेक बीमारियां भी समाप्त हो जाए। तो मैंने
सभी गांव में बारी बारी से जाके सोख्ता पीठ के बारे में चर्चा किया। तो हमारे सुदूर गांव के लोग होने के कारण वहाँ सोख्ता पीठ के बारे पहले तो नहीं जानते थे। तो मैंने उसे बताया कि सोख्ता पीठ वह गड्ढा होता है जिसमें वैसा पानी जो इधर उधर बह रहा है उसको एक जगह एकत्रित करके जमा करके उस गड्ढा में रखा जाता है, जिससे हमारा पानी का स्तर भी बना रहे और पानी इधर उधर ना फैले। तो इधर उधर नहीं फैलने के कारण वहाँ से गंदगी भी ना जाए और गंदगी से होने वाली बीमारी जितने भी जैसे मच्छर से मलेरिया, डेंगू, तरह तरह की बीमारियां से भी लोग बचने लगे। तो इतना बात बोलने के बाद सभी लोगों को समझाया तो लोग समझ गए और अपने अपने घरों में सोख्ता गड्ढा का निर्माण करना प्रारंभ कर दिया। तो सभी दीदी अपने अपने गांव में गए। गांव में जाने के बाद यह सोख्ता गड्ढा की चर्चा दूसरे गांव में भी जाके किए। तो सोख्ता गड्ढा का लाभ देखकर सभी उससे खुश हुए और एक दूसरे के सहयोग से सभी सोख्ता गड्ढा बनाना प्रारंभ कर दिया। और कुपोषण की अगर बात करें तो हमारे यहाँ छोटे बच्चे को बहुत कुपोषित बच्चे हमारे झारखंड में मिलते हैं। तो हम सभी सेविका दीदी ने मिलकर आंगनबाड़ी में जाके वहाँ आंगनबाड़ी सेविका से भी मिला और वहाँ पे बतलाया कि सभी दीदी को जागरूक करना है कि 0 से 6 महीना तक के बच्चा को दूध के सिवाय कुछ नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसी से बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन की वजह से उसमें रोग आता है। और मैं सभी दीदी को यह भी बतलाया कि वैसे प्रसूति के तुरंत जितना कम समय में कम से कम आधा घंटा हो उस समय भी दूध पिलाना चाहिए, क्योंकि उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है। उस कोलेस्ट्रॉल मिल्क में इतना एंटीबायोटिक होता है कि उसे अगर 2-4 दिन वैक्सीन भी ना लगाया जाए तो भी वह बच्चा रोग से पीड़ित ना हो। इसी तरह का विभिन्न जागरूकता अपने गांव में फैलाया। उसके बाद 6 मंथ के बाद मैंने यह भी बतलाया कि 6 मंथ के बाद उसे ऊपरी आहार दिया जा सकता है। और वैसे अगर इसके बावजूद भी अगर कोई बच्चे कुपोषित हो जाते हैं तो उसे हम MTC के माध्यम से 1 महीना का वहाँ 15 दिन के लिए MTC हम लोग भेजते हैं। वहाँ पे निःशुल्क इलाज होता है और साथ में उसके गार्जियन को भी वहाँ रहने का खाने का निःशुल्क सुविधा है। और क्योंकि हमारे क्षेत्र में आर्थिक रूप से थोड़ा कमजोर वर्ग के लोग रहते हैं, इसलिए हमारे MTC सेंटर में बच्चे के परिवार को भी 130 रुपया पर डे उनका हाजिरी के रूप में मिला जाता है, ताकि उसे उसका बच्चा भी स्वस्थ हो जाए और अगर वहां रहे तो उससे भी वो उसका लाभ ले सके। जय श्री राम। धन्यवाद भैया। आगे पूर्वी उत्तर प्रदेश संभाग में मेवरपुर संच में अभी पोर्टा क्लिनिक प्रोजेक्ट का एक कार्यक्रम चल रहा है, जिसकी पैरामेडिक के रूप में यहाँ एक आरोग्य संयोजिका आई हुई हैं सुषमा जी आवे और पैरामेडिक कार्यकर्ता के रूप में काम करके आपका अनुभव उस क्षेत्र का क्या है और आपको क्या फील हुआ, आप अपने अनुभव को हमारे अतिथियों के समक्ष प्रस्तुत करने की कृपा करें। सुषमा जी। आप सभी को जय श्री राम। मेरा नाम सुषमा है और दायित्व तो मेरा एकल आरोग्य में प्रोटा संयोजिका के रूप में काम करती हूँ। संच मेवरपुर अंचल रेणुकूट संभाग पूर्वी उत्तर प्रदेश। मैं प्रोटा क्लिनिक में लगभग 1.5 वर्ष से काम कर रही हूँ और मैं हर गांव में जाकर प्रत्येक व्यक्ति का निःशुल्क जांच करती हूँ। जांच में जैसे कि पहले हम आपको बताना चाहती हूँ कि प्रोटा क्या है। प्रोटा टेलीमेडिसिन का एडवांस कार्ड है, जिससे कि हमारी सेविका बहनें गांव में जाती हैं, पहले बेसलाइन सर्वे करती हैं। सर्वे करने के बाद फिर हम उस गांव में जाते हैं, प्रत्येक व्यक्ति का नाम पूछते, पहले तो अपना खुद का परिचय बताते हैं कि हम क्या हैं, मेरा नाम क्या है और हम कहाँ से आए हैं। पहले लोग तो हम लोग को बैठने नहीं देते थे, बोलते थे कि मतलब कि ये सब फ्रॉड लोग हैं। फिर हम लोग उन लोग को किसी भी प्रकार से समझाएं, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट काम है गांव में जा करके मतलब हर व्यक्ति को समझाएं। जब 1-2 लोग आगे चेकअप कराने लगे, जब उन लोगों को कुछ फायदा हुआ तो बहुत सारे लोग आते हैं और हम लोग प्रत्येक व्यक्ति का जांच करते हैं, फिर निःशुल्क जांच करते हैं। जैसे जांच में हम लोग करते हैं बीपी हो गया, शुगर हो गया, हीमोग्लोबिन हो गया
और लिपिड पैनल टेस्ट हो गया, यूरिन लाइसिस हो गया और लंग्स की कैपेसिटी आई टेस्ट करके उनकी जांच, जो हम जांच करते हैं, एक ऐप है, ऐप के माध्यम से हम डॉक्टर, जो हमारे MBBS डॉक्टर हैं, डॉक्टर आकाश अबोटी के पास भेजती हूँ। जब डॉक्टर आकाश अबोटी उस चेकअप को देखते हैं तो जो भी पेशेंट का बीमारी निकलता है, बीमारी के आधार पर उनकी जो जांच की दवा लिखते हैं, फिर उस जांच दवा हम पेशेंट के पास पहुंचाते हैं। पहुंचाने के बाद उस व्यक्ति का अगर उससे भी नहीं ठीक हुआ तो हम लोग हॉस्पिटल भी पहुंचाने का काम करते हैं। हॉस्पिटल में ले जाते हैं और उस व्यक्ति का पूरा जांच करवाते हैं, उनको दवा दिलवाते हैं और कुछ घरेलू उपचार से भी हम लोगों को दवा करके ठीक भी किए हैं। और हमें बहुत खुशी हो रही है इस एकल आरोग्य फाउंडेशन में जुड़ने के बाद। और हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हमें इतना बड़ा काम करने का अवसर मिलेगा और इतना कुछ जानने का मौका मिलेगा, इतने बड़े बड़े लोग के सामने इस मंच पे आने का कभी अवसर मिलेगा। क्योंकि गांव में ऐसा होता है कि मतलब कि बहू बेटी को बाहर नहीं जाने देते हैं, उन लोग को पढ़ाई नहीं करने देते हैं, मतलब लोग दूसरे नज़र से देखते हैं। लेकिन हमारे घर वालों ने हमें सपोर्ट किया और क्या कहते हैं, सपोर्ट करने के बाद जब मैं बाहर निकली तो आज एक पहचान बन गई मेरी। और लोग आज भी अगर गांव में जाते हैं तो मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन गांव वाले डॉक्टर दीदी कह के बुलाते हैं। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस संगठन को। थैंक यू। धन्यवाद दीदी। आगे अनुभव कथन के लिए मैं कर्नाटका संभाग से लता दीदी, जो वहाँ की प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं, आप आएं और अपना अनुभव प्रस्तुत करें। सभी को नमस्कार। ನನಗೆ ಹಿಂದಿ ಬರಲ್ಲ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ। ನಾನು ಏಕಲ್ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೂ ಕೂಡ ನಾನು ಏಕಲಲ್ಲಿದ್ದೆ। ಅಂದರೆ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಗದಿಗೆ ಸಂಚಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಿದ್ದೆ। ಅದಾದ ನಂತರ ಏಕಲ್ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು। स्टार्टिंग पहले ये प्रशिक्षण प्रमुख थी, उसके बाद एकल आरोग्य में आई, उसके बारे में एक्सप्लेन कर रही है। ಮತ್ತು ಸರಿತಾ ದೀದಿ, ಜಯಶ್ರೀ ದೀದಿ ಅವರೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಮಾಡು, ನಿನ್ನ ಕೈಲಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ಅದು ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವಿಕಾ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡು, ನಿನ್ನ ಕೈಲಾಗುತ್ತೆ, ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು। ಅದಾದಮೇಲೆ ಕಷ್ಟ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು ನನಗೆ। ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು। सरिता दीदी जो हमारा एकल आरोग्य प्रेसिडेंट है और डॉक्टर जयश्री जी है जो प्रकल्प के प्रेसिडेंट है, उन्होंने इनको बहुत एंकरेज किया कि आप आरोग्य में आके करो, आपसे हो जाएगा, सर जो भी हम बताएंगे वो आप कर सकते हैं, ऐसे कह के उनको एंकरेज किया। उसके हिसाब से यहाँ पे आरोग्य में काम करने लगी। ನಾವು ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿಲೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲೂ ವಿಧ ವಿಧವಾದ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು। ಒಬ್ಬರು ಹೊರಗಡೆ ಕಳಿಸ್ಬಾರ್ದು, ನಾವು ಕಳಿಸಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ನಾವು ಆಚಾರ್ಯನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸೋದಕ್ಕೇನೆ ತುಂಬ ಶ್ರಮ ಪಡ್ತಿದ್ರು। जब पहली बार ये गांव में गई और सेविका अपॉइंट करने के लिए गई थी, वहाँ पे बाहर मतलब आरोग्य का काम के लिए बाहर घर से बाहर छोड़ने के लिए बहुत मुश्किल, मतलब घर से नहीं एक्सेप्ट नहीं किया, बहुत मुश्किल से उनको समझा के इसमें अपॉइंट करा के उनसे काम करवाना बहुत मुश्किल था। ಸತತ 3 ತಿಂಗಳ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ನೇ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ। ಜನವರಿ 19, 2021ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ। ಅದರಲ್ಲಿ 19 ಜನ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವಿಕಾಗೆ ಮೊದಲನೇ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ವಿ। बहुत मुश्किल से जनवरी 2019 में 18 सेविका को अपॉइंट करके उनको ट्रेनिंग दिलाया। ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಸಂಯೋಜಕಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಿದ್ದೆ, ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿಗೂ ಹೋಗೋದು। ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವಿಕನ ಏಕಲ್ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಾದಮೇಲೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಿತಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ, ಸಣ್ಣ ಸಮಿತಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಹಂತವಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಬಂದೆ। पहले सेविका अपॉइंट करके उसके बाद में आरोग्य समिति को चुनाव हुआ।
क्योंकि पहले जो प्रोसेस है हमें भी मालूम नहीं था, इसलिए वो पहले सेविका को अपॉइंट कर लिया, उसके बाद जो ग्राम समिति अपॉइंट करने का था उसमें भी बहुत तकलीफ हुआ, उसके बाद अंचल समिति का ढूंढना पड़ा, जो गांव में जो एक्टिविटी जो सबको समझाने पे जो भी टाइम लिया बहुत मुश्किल था। ಈಗ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವಿಕಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂಗು ಗುಂಡಿಗಳು, ಕೈತೋಟ, ಪೋಷಣಾ ವಾಟಿಕ, ಹಾಗೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. HP ಕ್ಯಾಂಪ್ ಸುಮಾರು 4 ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ HP ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೀತಿದೆ. इसके बाद में जो हमारा एक्टिविटी है पोषण वाटिका, जो मेडिकल कैंप्स बनाया, वो सभी ऐसे 30 गांव टोटली किया हुआ है। उसमें से थोड़ा बहुत स्टॉप कर दिया, लेकिन थोड़ा सेविका स्टॉप कर दिया और थोड़ा गांव में कंटिन्यू कर रहे हैं। ಕೊರೋನಾ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವಿಕಾಗೆ ಫ್ರೀ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಪ್ರತಿ 15 ದಿನಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ. कोरोना टाइम में सभी मतलब सब सेविका घर तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन ऑनलाइन पे थ्रू वीडियो कॉल में डॉक्टर्स के थ्रू जूम कॉल करके उनको जो समझाना है, उनको जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में और अवेयरनेस, कोरोना अवेयरनेस क्रिएट किया, वो सभी हमने करवाया है। ನಾನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯವರೇ ಕಾರಣ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಪೇಷಂಟ್ ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ ಆ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಜಯಶ್ರೀ ದೀದಿ, ಕಲ್ಪನಾ ದೀದಿ, ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಆ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲೇ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ತುಂಬ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯವರಿಗೆ. ये सभी काम करने के लिए हमें बहुत इम्पोर्टेंट लोग हैं, जो हमारा डॉक्टर्स है, डॉक्टर कल्पना दीदी है, डॉक्टर जयश्री दीदी है, जो भी है कभी भी फ़ोन करके कुछ भी डाउट्स पूछा तो तुरंत उनको सोल्यूशन देते हैं, इसके लिए बहुत आभारी है। ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಾನು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವಿಕಾ ಹಾಗೆ ಸಂಯೋಜಿಕ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವೇನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು, ಏನೇ ಕೆಲಸ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ನಾನೊಬ್ಳು ಏಕಲ್ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತೀನಿ. इसके थ्रू जो वो सेविकास है, जो संयोजिकास है, अभी उसका पोजीशन जो प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर तक आई है, जो भी काम कराती है बहुत खुश है इसके सब, मतलब इस सब से शी वांटेड टू थैंक एवरीवन एंड मेन थिंग टू द समिति, बहुत थैंक्स, धन्यवाद बोल रही है। ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಪಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಶಾಂತಿ ದೀದಿನೇ तो बोल रही है मैं यहाँ पे जो खड़ी हूँ और मैं जो बात कर रही हूँ उसके लिए शांति दीदी रीजन है। धन्यवाद दीदी। आगे अनुभव कथन के लिए उड़ीसा संभाग से आरोग्य सेविका निराश किसान दीदी, उड़ीसा संभाग से दीदी निराश किसान, आइए दीदी। और उसके बाद मिनले मोहन, आप यहाँ बगल में आके बैठे रहेंगे, तुरंत आपका होगा। जय श्री राम। मोर नाम निराशा किसान, जरावलाई संचर राउरकेला। मो 4 वर्ष हेबा सेविका भाव में काम करुची। मो सेविका हेबा पूर्व सचेतन नथिली। सेविका न हेबा पूर्व मु बहुत रक्तहीनता थी, बहुत दुर्बल थी। तापरे सेविका हवा परे रक्तहीनता दूर है। मते जो हृष्टपुष्ट देखुंती सेमती नी, बहुत पतला थी। गाँव में सेविका हुई मत बहुत खुशी लगुच। गाँव में कुर्मी निराकरण गंगशिउली काढ़ा आम गाँव में चा सका चा व्यवहार करूँ पीवाई, किंतु आम गाँव में समस्ते चा बदल काढ़ा प्रस्तुत कर पीछे गंगशिउली काढ़ा। मु प्रति मासरे
50 जन को काढ़ा तैयारी करके दिए तार उपकारिता विषय बुझाए गाँव रे घरोई उपचार कला परे लोक माने सूतागाड़ा पाई तैयारी करुछंती बुझुछंती बीमा विषय बुझाए गाँव रे घरोई उपचार होला परे बहुत खुशी लगे से माने ए रोग पाई भल लिको जते बड़े कहती गोटे अलग प्रकार खुशी अनुभव हुए गाँव रे रास्ता रे गला बेले माने सेविका बदल रे गोटे छोट आयुर्वेदिक डॉक्टर आज्ञा जाउछंती बोली समस्ते गाँव रे कहती सेटा बहुत भल लगे गाँव रे गोटे सम्मान गोटे कहीं जाउछ कहीं से माने आगो पचारिबे पचड़ागढ़ा लोक मैंने आग एदी सीधी मैला पकाउथिले सेटा एबे गोटे जगह पकाउछंती गाँव रे समस्ते आम पायखाना व्यवहार करू नथिले चप्पल पिंधि कर जाउ नथिले एबे समस्ते चप्पल पिंधि कर पायखाना जाउछंती पायखाना व्यवहार करूछंती गाँव रे समस्ते हाथ धोइबा पूर्व साबुन रे हाथ न धोउथिले एबे समस्ते सचेतन होई साबुन रे हाथ धोउछंती आमे एकर विद्यालय जाई छुआ मानकू माने नख काटिबा विषय बतै थाउ नख काटि थाउ आ साबुन हाथ धोई कर खाइबा पाई बुझाई थाउ समस्त छुआ मान खुशी रे समाने भी माने रास्ता रे गला बेले हमर आज्ञा जाउछंती बोली कहंती आज्ञा आज्ञा कहि करी डाकिबे सेते उठे अलग प्रकार सम्मान निजको बहुत गर्व अनुभव लागे। ये बोल रहा है कि पहले उनका पहचान गांव में नहीं था, ये जब आए वो पहले उनको घर वाले ने उनको मना किया था काम करने के लिए बाहर जाने के लिए, लेकिन वो आने के बाद वो गांव में इतना बदलाव आया है कि वो गांव में बुखार हर महीना 10-20 आदमी ऐसे बुखार में चलता है, लेकिन होम रेमेडीज का जब उसमें शुरू किया वो लोग घर में जाके हर दिन उनका काम है कि हर घर में जो हमारा जो होम रेमेडीज है इतना देते हैं कि गांव में बिल्कुल बुखार भी चला गया। वो गांव में इतना सम्मान मिला उनको कि वो जाते हैं उनको डॉक्टर बोलते हैं। जैसे अभी डॉक्टर का नाम है वो गांव में परिचित है। गांव में अभी बुखार बिल्कुल नहीं, उनका सुबह काम है वही काढ़ा बना के सुबह एक गांव में जाके 10 घर में हर दिन देना है। कोई बनाना नहीं है, वो खुद ही जाके देता है घर में। सुबह बन जाता है 1-2 घंटा के लिए, वो घर में देते हैं, वो फिर निकल आते हैं। दीदी आ गया देने के लिए, सब लेके बैठ जाता है, बर्तन लेके बैठ जाते हैं वो काढ़ा पीने के लिए सुबह। ये उनका खासियत है। फोन करती राती भी माने कहा किछि हेले कहा पेट दुखोची कहा खाइबू। होम रेमेडीज के बाद उनको फास्ट एड के लिए उनको ज्यादा फोन आते हैं रात को भी। इसका कोई प्रॉब्लम आता है तो उनको फोन आता है रात को, रात भर कभी रात में भी 4-5 फोन आ जाता है। होम रेमेडीज हमारा फास्ट एड का है वो भी बहुत बिक है। थैंक यू। जय श्री राम। मिनती महंत संजय जी का तेलकोई उड़ीसा से। समस्त जय श्री राम। मिनती महंत पूर्व ओडिशा केन्दुझर अंचल संसद तेलकोई। कार्य आयु 6 वर्ष अधिक है। पूर्व आरोग्य बाबद किसी जना ना कि एमती भाग्य आमर भगवान आमको आनी पहुँचाई देती आज यही जगह को, तो ताहा अनेक खुशी लगुच। तेणु भगवान पाखे प्रथम प्रणाम करुची। 6 वर्ष पूर्व आम आरोग्य कौन किसी जना ना कि आम गाँव भी जना ना कि आम संचलक भी बहुत आदिवासी जगह हूँ गाँ। तेणु कौन लोक सचेतन बाबद जना ना क्या तो प्रथमतः मोर आशा थी प्रथम तो मत प्रम्प्ट थी आम गाँ लोक मत वार्ड मेम्बर स्टार्ट करते। तो यहाँ मोर आशा थी मुझे आगे बढ़ी एवं आगक किसी लोकर कम लगे जेहेतु भगवान मत गोटे मनीष जन्म देती। तेणु मुझे वार्ड मेम्बर 5 वर्ष बीतीगला निजे खोजुली कौन गोटे मत आरोग्य काम मिल। तो यहाँ मत भगवान देले एकलव्य जन आरोग्य प्रकल्प आज 6 वर्ष है नियोजित अच्छी। तो सेठी काम करने द्वारा प्रथम तो बहुत असुस्थ थी, एत असुस्थ थी जहाँकि गोटे जगार अन्य जगह जावाई मत जन को दरकार था। तो ये सचेतन हली प्रथम तो गाँ मानक हाथ साबुन धो ना कि कौन जिन कौन सचेतन ना। तो मुझे जो आसली गर्भ नेला मुझे जानी या कारण
सुस्थ अनुभव भी तापर मुझे आसला पर इतने मैलेरिया रोग में पीड़ित थी जे माने मासक जेतिक हम परिवार इनकम हुए सब से माने देह पानी ही भल सरी जाए तो यहाँ पर मुझे आसला पर घर उपचार बाबद जानली घर उपचार बाबद जानिला परे गंगशिउड़ी पत्र को काढ़ा तैयारी करी पीली पीला परे आज को 5 वर्ष लानी मोर देह टोटल खराब होने तो यहाँ पर निजे तो सुस्थ है निजे सुस्थ होला पर हम चिंता कली कोन अधर लोककर उपकार लागबी यहाँ पर हम संविका भाव रही रहा पर 10 गाँव भाग नहीं भाग नहीं सारा पर प्रथम सब गाँव को जाए लोक मान प्रथम तो सचेतन करे सचेतन करने द्वारा लोक मैंने प्रथम तो बुझी पार ना बहुत खुशी है जे सचेतन मूल उद्देश्य हूँ एक रे इनकम बचिब 2 रे समय नष्ट हे तृतीय तो देह सुस्थ रम संचर एमती भाव में गोटे सेविका भौणी मान मध्यम आम प्रस्तुत कलु बहुत किसी माने सुस्थ अनुभव कले समस्ते सचेतन हेले समस्ते हाथ साबुन धोइले समस्ते परिवार को केमती रोषे करा जाए माँ माने सब बुझिले तो यहाँ आम तेलुगु संगत एमती खुशी अनुभव होउची जे जहाँ कि हमर कोविड टाइम रे कौन सी आरोग्य गाँव में जड़े भी कोरोना पेशेंट नहाती बोल रहा है कोरोना का काल में एक गांव हमारा वही संच में चल रहा है कि वो गांव में एक भी कोरोना पेशेंट नहीं निकले हैं बिल्कुल उनका जो हमारा होम डिलीवरी कोरोना काल में हम लोग इसलिए कि वो गांव में कोरोना बिल्कुल नहीं है एक संच है तेलुगु वो कोई भी गांव में कोरोना नहीं निकला ये हमारा आरोग्य का काम था वही पूरा हम लोग पूरा उनका ये में लिया था पायलट में हम लोग कोरोना काल में वो गांव में हम लोग 30 गांव में बिल्कुल कोरोना में एक ही पेशेंट नहीं निकला है तेलुगु पेशेंट तो एई बड़ी प्रयास हमर जारी रही सेविका भौणी मान को भी समस्त प्रशंसा करूछंती एवं गाँ को गला माने कि गाँर जहाँ भी कौन सी असुविधा होई था समस्त शेयर करबे जे दीदी आसीछंती हमर एई प्रॉब्लम होची कोन करा दिबो कोन आपन जानि छथि हमको टिके कहंतु एई बने जो गाँ को गले भी एते खुशी अनुभव होची लोक मान को भीतर एते हम बस प्रयास आसीछि एवं एते स्वानुभूति अछि जाके हम बहुत खुशी मने होची एवं गर्व अनुभव होची मुझे कहे मो पानी विराम दूची जय श्री राम ये पहले से बोल रहा था कि स्टार्टिंग से ये उनका जो पहले वो आरोग्य के आने से पहले उनका बीमार बहुत था ये खुद ही चलने का भी उनका समर्थ नहीं था वो विश्वास नहीं कर रहा था कि मैं उधर जाऊं उधर में भी मेरा जीवन भी आगे जाएगा क्या नहीं जाएगा वो आने के बाद उनको खुद ही पहले मालूम चला उसके बाद वो जब उनको खुद ही मालूम चला कि हम लोग बच गया तो उनको उनको आ गया कि साहस हम लोग कुछ कर सके ये उनका बड़ा खासियत है उनका पहले हर महीना 5-10 दिन वो बीमार पड़ रहा था अभी ये 5 साल हो गया एक भी बीमार नहीं ये उनका खासियत आगे आसाम संभाग से अनुभव कथन के लिए आरोग्य सेविका लक्ष्मी सिंह ताती दीदी आप आए और आपके साथ राजेश भाई आए आप दीदी के बात को ट्रांसलेट करके बता दीजिएगा हाँ अगर आप हिंदी बोल सकती हैं तो बोलिए अच्छी तरह नहीं आते हिंदी जैसे आते वैसे बोलिए नमस्ते मेरा नाम लक्ष्मी सिंह ताती है मैं आसाम की रहने वाली हूँ मेरा सेवा आयु है 6 साल मैं पहले जब गांव में गए थे तब उतने साक्षरता के बारे में नहीं जानते थे आदमी तब मैंने जागरण के माध्यम से उन लोगों को अच्छी तरह समझाया साक्षरता के बारे में और व्यक्तिगत सफाई भी उतने नहीं थे वहीं तब मैंने उन लोग को व्यक्तिगत सफाई भी सिखाए और जागरण के माध्यम से उन लोगों के गांव में फिल्टर भी नहीं है तो फिल्टर भी उन लोग अभी पूरा कर दिए 200 घर में और कचरा गड्ढा भी नहीं थे कचरा गड्ढा भी अभी सबके घर में पूरा हो गया हमारे गांव में और साधारण रोग भी वनौषधि के द्वारा में ठीक की कोरोना के समय में भी मैंने एक लड़का को चेन्नई से आया था हमारे घर के सामने उसको पहले 3 दिन तक ठीक ही रहा जब 3 दिन के बाद में उसको बुखार आया तब मैंने घर के सामने एक आदमी बोला मुझको जे ऐसे ऐसे एक लड़का को बीमार हुआ तो मैंने पूछा क्या तो बोले सर दर्द हो रहा है उसको तब मैंने आशा कर्मी को बात बोला आशा कर्मी के पहले कोरोना के समय तो सबको डर आता है जो
क्या खाने से कैसे हो जाएगा, इसलिए मैंने उसको बोला करुण आशा कर्मी से भेंट करने के लिए। तब आशा कर्मी ने बोला मुझे 10 बोला नहीं थे। तब मैंने बोला मैं अपने तरफ से एक काढ़ा बना कर दूँगी। तब मैंने अपने तरफ से काढ़ा थोड़ा बना कर दी। तब वो खा लिया। खा लेने के बाद में 7 बजे दिए थे। मैं 2 घंटे के बाद में उसको पूछा मैंने तुमको कैसे मिला। तब उसने बोला दीदी अभी मुझे थोड़ा अच्छा मिला है। तब मैंने बोला थोड़ा उतने दूर से वापस करके आए तो थोड़े माथा चक्कर आ गया इसलिए उसे हो गया बोल के। तब वो हमको और निजात दिया है। तब मुझे भी अच्छा लगा। और अभी मैंने गांव में ऐसे ही काम करते रहते हैं और मैंने इतने से बोल के मेरे अनुभव मैं रखती हूँ। धन्यवाद दीदी। आसाम संभाग से एक और अनुभव कथन है संयोजिका दीदी रिजू डोले। आए आप। ARC অভিযোজিকা দায়িত্ব আছে। মোৰ নাম ৰিজু দলে। সকলোৱে স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি যিমানবোৰ পৰিৱৰ্তন হৈ গৈছে সকলোবোৰ হৈ গৈছে। গতিকে মই স্বাস্থ্যৰ ওপৰত পৰিৱৰ্তনৰ বিষয়ে মই নকওঁ। এতিয়া মই ক'ম আমাৰ চৰকাৰী আঁচনিত আমি কি লাভালাভ হৈছোঁ। কিয়নো আমাৰ ARC চৰকাৰী আঁচনিৰ ওপৰতো আমাক জাগৰণ সভা বা কি কি আঁচনি ওলালে আমি কেনেকৈ ইহঁতক অন্তৰ্ভুক্ত কৰাম এইটো বিষয়েও আমাৰ ইয়াত আছে। গতিকে মই চৰকাৰী আঁচনিৰ ওপৰতে যি আমাৰ গাঁৱত আমাৰ অঞ্চলৰ বাগিচা পৰিচয় পৰিৱৰ্তন হৈছে এই বিষয়ে ক'ম। আমাৰ অঞ্চলত প্ৰথমে বীমা মানে কি জনা নাছিলে। মই যেতিয়া একলত সোমালোঁ তেতিয়া বীমা মানে মই একলত সোমোৱাৰ আগতে বীমা মানে কি জনা নাছিলোঁ। কিন্তু মই নিজে কৰি ল'লোঁ। কৰি লৈ গাঁৱত বুজাবলৈ গৈছোঁ কিন্তু বীমা আঁচনি ইহঁতে বুজি নাপায় ইহঁতে নকৰে। মানে এনেকুৱা চৰকাৰী আঁচনি দেখুৱাই বহুতেই মানে এনেকৈ গোট কৰি গৈছে। এইকাৰণে আমি বীমা নকৰোঁ তেনেকৈ চবেই কৈছিলে। কিন্তু মই ইহঁতৰ কথাবোৰত জ্ঞান দি মই ঘৰে ঘৰে ইহঁতৰ লগত প্ৰৱাস কৰিলোঁ আৰু জাগৰণৰ মাধ্যমেৰে জাগৰণ সভাৰ বীমাৰ ওপৰত জাগৰণ দিলোঁ আৰু বেংকৰ আমাৰ অঞ্চলত থকা বেংকবোৰৰ শাখা প্ৰমুখবোৰক মাতি আমাৰ জাগৰণ সভাত ইহঁতক বীমাৰ বিষয়ে বুজাবলৈ দিলোঁ। মই সেই গাঁৱৰ এগৰাকী যেতিয়া বীমা কৰালোঁ তেতিয়া মানুহজনৰ মৃত্যু হ'ল। মানুহজনৰ মৃত্যু হোৱাৰ পিছত মই কি কৰিলোঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী জীৱন জ্যোতি মই কৰি দিয়া আছিলে সেই ব্যক্তিজনক। তেখেতক মই 2 লাখ টকা বেংকৰ পৰা যোগাযোগ কৰি আনি দিলোঁ। তাৰপিছত সকলোৱে ভাবিলে যে হয় এই বাইদেউগৰাকীয়ে বিশ্বাসঘাতক নকৰে সঁচা কামেই কৰিছে আৰু এই কামটো কৰিলে আমি ফলৱতী হ'ম। তেতিয়া সকলোবোৰ গাঁওবাসীয়ে বুজি পায় আৰু মোৰ ওচৰলৈ আহিলে বাইদেউ আমাকো বীমা কৰাই দিয়ক। এতিয়া মই বৰ্তমান মোৰ হেৰিয়াত পৰে 10গৰাকী সেৱিকা 10খন গাঁও। কিন্তু মই 2গৰাকী সংযোজিকা বাইদেউক লৈ 30খন গাঁৱত ঘূৰিলোঁ। আমাৰ অঞ্চলত থকা বেংকৰ কৰ্মচাৰীসকলক লৈ আৰু বেংকৰ বিষয়াসকলে ধুনীয়াকৈ ইহঁতক বীমাৰ বিষয়ে বুজালে আৰু বীমাও কৰাই দিলে। এতিয়া আমাৰ 30খন গাঁৱে বীমাৰ সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে আৰু লগতে আমাৰ ARCৰ কাম চলি থকা গাঁৱৰ বাহিৰেও আমাৰ গাঁৱত 500 পৰিবাৰ এতিয়া বীমাৰ কাম চলি আছে। আৰু মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস যে এই বছৰতে আমাৰ ARCৰ কাম নচলা জেগাত যিটো গাঁও আছে এই গাঁওবোৰতো সম্পূৰ্ণ হ'ব বুলি মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস। ইয়াকে মোৰ কৈ বক্তব্য সামৰিছোঁ। मैं थोड़ा ट्रांसलेट कर देता हूँ। उन्होंने ऐसा बोला जो पहले वो आरोग्य में जड़ित हुआ उनके बाद जो आरोग्य के काम करते हुए और एक उन्हें जागरण के कार्यक्रम के माध्यमों से जो सरकारी बैंक हैं उनके साथ जो मैनेजर के साथ बातचीत करके जागरण में वहाँ उन लोगों को बुलाकर गाँवों में पहले उन्होंने 10 गाँवों को परिवर्तन किया। जीवन ज्योति बीमा जो 12 टका खूब कम खर्च में होता है ग्रामीण क्षेत्र में और 330 रुपया वो बीमा करवाया और एक सुकन्या बीमा योजना ऐसे करके
पहले अपने 10 संचों में 10 गांवों में किया, उनके बाद अपने संच में जो 30 गांव हैं 30 गांवों में परिवर्तन किया। उनके बाद जो अपने संच के अलावा और 500 परिवारों ने उन्होंने ये जीवन बीमा को करवाया। और एक बड़ा काम किया, उन्होंने जो करवाया था तो एक आदमी को डेड हो गया था, तो वो आदमियों को 2 लाख रुपया उन्होंने दिलाया। यही सबसे बड़ा काम है। और वो ये बोल रहा है कि आरोग्य के काम करते हुए हम लोग अगर बीमा योजना को प्रचार अभियान करेंगे तो हम लोग का जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण अंचल का जो लोग है वो लोग बहुत आगे निकलेगा, ऐसे वो लोग बताया है। और यही करके उनका जो थोड़ा सा अनुभव समाप्त किया। और एक बार बोलना चाहता हूँ, अब मुझे वहाँ का लोग ऐसा बोलता है ये सरकारी आसरी योजना का दीदी आ गया, और ये ऐसा भी बोलता है ये आयुर्वेदिक का दीदी भी है। और जब मैं गांव में प्रवेश करने जाता हूँ तब उन लोगों ने कहा था दीदी आ गया, आयुर्वेदिक दीदी आ गया, बीमा आसनी दीदी आ गया, चलो चलो हम। अभी तो राजेश दा या जतिन दा मेरे पास प्रवेश करने जाए तो उन लोगों को पता चलेगा। मैं जिस गाँव में जाऊँ तो वो लोग इतना महिला इकट्ठा होता है, आप लोगों को भी स्थान में जाए तो पता चलेगा। ठीक है, नमस्ते, जय श्री राम। 1.5 वर्ष से मैं आरोग्य पहले सह संयोजक था, मेरे प्रमुख थे और अभी संयोजक के पद पे हूँ। तो जो अभी सेविका और संयोजक बंधुओं ने जो बताया, अपने अपने अनुभव बहुत ही सुंदर बताए हैं और मेरा निजी अनुभव भी है। विशेषकर कोरोना काल में जो मेरा निजी अनुभव रहा है, मैं थोड़ा उसको शेयर करूँगा। कोरोना के समय मैं उस समय जुड़ा ही था, लगभग 5 या 6 महीने हुए थे। उस समय जैसे ही कोरोना की शुरुआत हुई तो उस समय प्रथम डोज लगे थे। पहले डोज मेरे माता और पिताजी को लगाए, जिनके कारण उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी और ऐसी अफवाह भी चल रही थी कि डोज के कारण से सारा ये मतलब चल रहा है। ऐसी एक अफवाह थी। तो उस समय जो गूगल मीट के माध्यम से ऑनलाइन बैठक चलती थी आरोग्य की, उसमें मैं जुड़ा और जो डॉक्टर्स लोग थे वरिष्ठ, उनसे बहुत रिक्वेस्ट किया कि सर अभी कोरोना में हमारे गांव से 2 केसेस थे, तो वो 2 केसेस में वो एक्सपायर हो गए थे। तो ऐसी स्थिति थी कि हमारा गांव से 3 किलोमीटर बाहर एक हॉस्पिटल है, तो उसमें तो धारा 144 चल रही थी, तो आना जाना बिल्कुल बंद था, तो लोग आने जाने नहीं दे रहे थे। लेकिन उसके बावजूद भी मेडिसिन चालू थे और डॉक्टरों के पास लोग चोरी छुपे से जा रहे थे। लेकिन जब वो सुन लेते थे कि कोई इस गांव से व्यक्ति आया है, तो पता हो जाता था कि ये कोरोना वहाँ से निकला है और वहाँ से 2 पेशेंट हैं, तो कोई इलाज करने के लिए राजी नहीं होता था। बड़ी मुश्किल से वहाँ जाते थे और रिक्वेस्ट करने के बाद भी वो पूछते थे कि कौन से गांव से, तो हम अपने गांव का नाम बताते थे कि हम करौंदिया से हैं, तो वो हमको रिटर्न भेज देते थे कि हम आपका इलाज नहीं कर सकते, और यहाँ तक कि वो गोलियाँ बताने के लिए भी राजी नहीं थे। तो बड़ी मुश्किल से मैं बहुत परेशान था। उस समय क्या हुआ कि वो जनरली बुखार तो चल ही रहे थे, लेकिन मम्मी पापा को वो ऐसी दहशत हो गई थी कि ये कोरोना के ये डोज जो लगाए हैं इसके कारण से बुखार आ रहा है। तो घर में और हम 5 सदस्य हैं, मेरी वाइफ और 2 बच्चे हैं, और इसके मतलब वो मेरी वाइफ भी और 2 बच्चे भी बीमार थे। मतलब कुल संख्या 6 लोगों में से मैं अकेला सिर्फ स्वस्थ था, बाकी 5 लोग बीमार थे। तो बहुत संघर्ष करना पड़ा। फिर मेरे को इसी संस्था के माध्यम से पता चला कि गिलोय जो है वो बहुत ही कारगर सिद्ध हो रही है। तो मैंने बहुत उसको ढूंढने की कोशिश करी यूट्यूब पे सर्च करके, और गिलोय को फिर मैंने जंगल में थोड़ा ढूंढा तो वो मुझे उपलब्ध हुई। उसके बाद गिलोय को मैंने टुकड़े करके और काढ़ा उनको देना चालू किया। तो वो इतनी कड़वी है कि वो थोड़ा सा पी के मेरे को बता देते थे कि हमने पी ली, और उसको फेंक देते थे। तो मैंने कहा यार अभी 2 दिन हो गए, इनको कुछ भी आराम नहीं हुआ। फिर और पूछा कि सर अभी तो कुछ आराम नहीं हो रहा है, तो बोले आप और पिलाइए उनको। फिर मैंने उनके पास रहना चालू किया कि ये क्या ऐसा तो नहीं होता कि फेंक देते हैं। फिर मैंने उनको अपने हाथों से पिलाया वहीं खड़े होके। फिर उन्होंने ज़बरदस्ती, जैसे कि भाई ऐसे उनको दहशत भी थी कि अगर ऐसा नहीं करोगे तो ठीक नहीं होगे, और हॉस्पिटल में तो
पहले से इलाज करने के लिए मना कर दिया है। तो फिर धीरे धीरे ऐसे मैंने सुबह शाम उनको पिलाना, तो 10 दिन में वो रिकवर हुए और ठीक से चलना फिरना चालू किया और फिर उनको भी ऐसा लगने लगा कि हम ठीक हो रहे हैं। तो फिर उन्होंने मन से भी फिर चालू किया। मैं काढ़ा बना देता था, वो पूछ भी लेते थे कि भैया आज क्या है, तुमने बनाया नहीं बनाया है? मैं बोल देता था हाँ बना तैयार है। फिर इस प्रकार से उनको बना के 10-15 दिन में वो पूर्ण रूप से अपने आप को रिकवर कर पाए और मेरे बीवी और बच्चे भी ठीक से। फिर उनको ऐसा पता चला कि यार ये लोग बहुत बीमार थे, वो लोगों ने अफवाह फैला दी थी। कल 15 वर्षों ये 2 दिवसीय राष्ट्रीय कन्वेंशन आरोग्य फाउंडेशन के लिए ये एक ऐसा प्रकल्प है कि देश के सुदूर गांवों में जहां चिकित्सीय सुविधाएं नहीं है और चिकित्सा के बारे में अधिक जानकारी नहीं, उनमें उन स्थानों पर मार्गदर्शक हूँ एकल आरोग्य का, जिसके 2 विभाग हैं, एकल आरोग्य योजना, एकल आरोग्य प्रकल्प, और उसकी जो रजिस्टर्ड बॉडी है वो है आरोग्य फाउंडेशन ऑफ इंडिया। देखिए, देश के अंदर बीमारियों की रोकथाम को लेकर एक गंभीर रूप से कार्य करने का हमारा पिछले 20 वर्ष का अनुभव है। अब उस अनुभव में जो गांव की हमारी महिला आरोग्य सेविकाएं हैं, इन आरोग्य सेविकाओं को कार्य करते समय अनेक प्रकार की कठिनाइयां आती हैं और उनको कुछ अनुभव भी ऐसे आते हैं जो बिरले होते हैं। हम लोग जो उनको प्रशिक्षण देते हैं वो उससे आगे जाकर गांव में कुछ भलाई के काम भी करती हैं। तो उन कार्यों का यहाँ पर ठीक प्रकार से विवेचन हो, इस अधिवेशन का मुख्य रूप से जो उद्देश्य है वो यही है कि वो प्रोत्साहित भी हों आगे काम करने के लिए। देखिए, सामाजिक काम में हम उनको बहुत ज़्यादा कुछ रिटर्न में दे तो नहीं पाते हैं, परंतु समाज के अंदर उनकी प्रतिष्ठा को हम अपने कार्य के द्वारा बढ़ाने का प्रयास करते हैं। और जो महिलाएं इस कार्य में अपना मन लगाती हैं वो गांव के अंदर वैद्य के नाम से पुकारी जाने लगी हैं। आज पिछले 8-10 वर्ष के अंदर हमने ये अचीव, और 10 गांव को मॉनिटर करने वाली एक आरोग्य संयोजिका, ऐसे 106 प्रतिनिधि इन 53 संचों से इसमें भाग लेंगे। इनको प्रशिक्षित करने वाले जो कार्यकर्ता हैं, इससे ऊपर के ट्रेनर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो भी सब इसमें भाग लेंगे। और इनको मॉनिटरी सपोर्ट देने वाले जो चैप्टर्स हैं, समितियां हैं देश भर में, वो भी इसमें भाग लेंगे। और आशा वर्कर्स का सेटअप का पूरा उपयोग हम करते हैं गांव में। हम कोई उसके पैरेलल कोई संस्था नहीं खड़ी कर रहे हैं, हम उसी को एम्पावर कर रहे हैं। हमारी आरोग्य सेविका उन्हीं के साथ मिलकर काम करती हैं, उन्हीं के काम को और आगे बढ़ाती हैं।